अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं रोही एट 10। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। कोशिश की करें कि अपनी सुबह का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ किया करें। जब आप मुस्बत सोच के साथ सुबह का आगाज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी तमाम काम जो हैं वो बहुत अच्छे से डन होते हैं। कोशिश की करें कि साथ में फ़िज़िकल एक्टिविटी भी अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड की करें। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज ज़रूर किया करें, क्योंकि पाकिस्तान में हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और डायबिटीज़ जिनमें बहुत ज़्यादा पेश नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है और इस टाइम पाकिस्तान कोई पहले नंबरों में रेट कर रहा है डायबिटीज़ में। तो अपनी सेहत का ख़्याल रखें। आज हम बात करेंगे आम के ऊपर, और जब आम के ऊपर बात हो डेफ़िनेटली मौसम भी है और मीठे आम किसको नहीं अच्छे लगते। आम वैसे तो आम होता है लेकिन लोगों के लिए आम नहीं होता, बहुत ख़ास होता है। तो आज हम बात करेंगे स्मॉल ट्री सिस्टम जो आम का है उसके ऊपर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ रज़ाक, चेयरमैन है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान में। सर, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उसके साथ हम हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अहमद खान। अहमद, आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगाज़ करते हैं सर से। सर, स्मॉल ट्री सिस्टम जो आम का है, इसकी बुनियादी तारीफ़ क्या है, बेसिकली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन का आज मौका दिया है। अगर आम ज़ुबान में देखें तो स्मॉल ट्री सिस्टम छोटे पौधे जो होते हैं ना, आपने देखे होंगे जो मैंगो के जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनकी जो हाइट होती है 40-50 फीट होती है। बट इस सिस्टम के मुताबिक हम 8-9 फुट 10 फुट तक उसकी हाइट को मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर थोड़ी आसान अल्फाज में हम बात करें तो ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, आप ये कह लें कि इसको हाई डेंसिटी भी कहा जाता है। नंबर ऑफ प्लांट्स आप पर यूनिट एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं। अगर इसमें हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात करें, नॉर्मली जो हमारे यहाँ ग्रो किया जाता है मैंगो, उसमें जो बताया जाता है 72 से 80 पौधे लगते हैं। बट इस सिस्टम में हम 200-250 और लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 1300 पौधे 1 एकड़ में लगा रहे हैं। सो पर्पस सिर्फ इसका यही है कि पौधों की हाइट को थोड़ा सा हमने रिड्यूस करना है और अपनी जो उसकी एक्सेस है उस तक पहुँचानी है। हम कहते हैं पौधे भी बातें करते हैं, तो वो बातें ऐसे ही करते हैं जब आप उसे देखते हैं, जब आपको फील कर सकते हैं। 40-50 फुट का जो पौधा होता है, आपको नज़र ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, उसका पता ही नहीं होता। लेकिन जब 7-8 फुट का होगा, 10 फुट का होगा, तो आप उसको देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस सिस्टम में आप चीज़ों को मैनेज करना बहुत इजी होता है। आप कोई भी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर रही हैं, आप स्प्रे करते हैं, आप फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, कीड़े मकोड़ों के अगेंस्ट कोई आप स्प्रे कर रहे होते हैं, बहुत इजी होते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम है थोड़ा मुश्किल होता है। तो आम जुबान में आप ये कह लें कि पौधों की हाइट को हमने कम करना है और उसकी तादाद को बढ़ाना है, ताकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हम लोग बढ़ा सकें। अच्छा, उसकी हाइट को जब हम कम कर रहे हैं तो जो फल होता है उसके ऊपर कोई फ़र्क या कुछ उसकी प्रोडक्शन के ऊपर फ़र्क तो नहीं असरअंदाज होता हाइट कम करने से? क्योंकि एक जनरल पर्सपेक्टिव तो यही लिया जाता है कि जो बड़ा पौधा है उसके ऊपर फल भी ज़्यादा लगेगा। तो आपके दो क्वेश्चंस हैं, एक देखें यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा उसके क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पहले पैदावार जिसे हम यील्ड कह रहे हैं उसको अगर हम देखें, बिल्कुल, तो 1 एकड़ में इस वक्त जो पौधे, जैसे मैंने आपको बताया 70 से 80 पौधे लग रहे हैं। हम इधर लगा रहे हैं 200 से 300 और दैट मे गो अप टू 1300-1400। सो नंबर ऑफ प्लांट्स आपके बढ़ रहे हैं। दूसरा हम कहते हैं कि उसकी जो हाइट आपने कम करनी है ताकि वो एक्सेस आपको उसमें मिल सके। जब आप हाइट कम करेंगे तो डेफिनेटली जो पर प्लांट यील्ड है वो कम होगी, लेकिन अगर आप ओवरऑल यूनिट की बात करेंगे तो वो एट पार उस पर होगी। सेकंड चीज़ है क्वालिटी। क्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि पैदावार आपने कर लिया, क्वालिटी या पैदावार हम इसको भी कहते हैं कि कितना प्रोड्यूस जो है वो आपकी मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलती है तो डेफिनेटली वो भी आपकी पैदावार पर वो बढ़ा रहा होता है। इस सिस्टम में जहाँ आपकी ईजी एक्सेस होती है उसको, जहाँ आप डिफरेंट जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं वो इजीली कर सकते हैं। पानी आप कंट्रोल देते हैं, न्यूट्रिशन उसकी कंट्रोल कर रहे होते हैं, उसकी काट छांट प्रॉपर कर रहे होते हैं, हवा का गुज़र, रोशनी का गुज़र अच्छा हो रहा होता है, फिर आप स्प्रे वगैरह जो होती हैं वो अच्छे तरीके से इस पर कर रहे होते हैं। एंड लास्टली जब आप फ्रूट को तोड़ते हैं, उसकी जब हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं वो बहुत ईजी होती है। तो इससे फिर आपकी जो उसकी कॉस्मेटिक लुक है या उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अच्छी चीज़ में मिल जाती है। तो एक तरफ हमारी यील्ड तो डेफिनेटली बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। तो क्वालिटी बहुत अच्छी इस सिस्टम के थ्रू आप ले सकते हैं। अच्छा, तो ये आप क्या समझते हैं कि आजकल का जो किसान है वो इन चीज़ों से हाव नाव रखता है, इस तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा? नहीं, इसमें अगेन हम क्रेडिट आप लोगों को देंगे जो सोशल मीडिया है।
इसने इतनी किसान को एक्सेस दे दी है कि ये दुनिया से टच हुआ हुआ है। आप यूट्यूब से उनकी देखें, वीडियोस देखें, आप कोई भी रील्स वगैरह सारे इस पे चल रहे होते हैं। डिफरेंट चैनल्स देखें आप लोग, मैंगो के बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं और इसको एक्सेस है। सो आज के दौर में हम ये कहें कि फार्मर हमारा इलिटरेट है, यस हो सकता है वो उसमें इलिटरेट हो, बट उसको अपनी फसल के बारे में, अपनी क्रॉप के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन है और उसको एक्सेस भी है। हर एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, हर एक की एक्सेस है, कुछ भी पूछना चाहें तो वो आपको बता देता है। सो नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। सही। अच्छा, जो रिवायती आम के बाग हैं और ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, इसमें सिर्फ हाइट का फ़र्क है या और भी कोई मेजर डिफरेंसेस हैं? देखिए, जब आप पौधे को एक नेचुरल इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है तो उसने खुद ब खुद ग्रो करना है, फैलना है, उसने ऊंचाई भी गेन करनी है, शाखें भी उससे निकलनी होती हैं। जब आप उसको थोड़ा कंट्रोल करते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ती है। आपने देखना है कि कौन सी शाख को मुझे रखना चाहिए, कौन सी शाख को मुझे काटना चाहिए, किससे मुझे फल मिलेगा, किससे मुझे पत्ते मिलेंगे, किससे फ्लावर बनेगा, किससे फ्रूट बनेगा। इन सब को जब हम करते हैं तो यस, थोड़ा सा लिबोरियस ज़रूर है, टेक्निकल ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। तो टेक्निकलिटी ज़रूर इसमें है, बट दुनिया कर रही है। दुनिया के जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं सारे इस सिस्टम के ऊपर आ रहे हैं। और आप देखें, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी जो पर यूनिट एरिया है या प्रोडक्शन वो कम होती जा रही है। इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इस तरह के सिस्टम की आपको ज़रूरत है, नीड ऑफ द टाइम है। अगर ये नहीं करेंगे तो हम इतनी पॉपुलेशन को कैसे फीड करेंगे? डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैंने तो ये पूछना कि क्वांटिटी क्या, जैसे आप पौधे की हाइट के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर हाइट फॉर एग्जांपल 50 फुट है और दूसरे की 7 फुट है, तो उसमें क्वांटिटी के हवाले से क्या उसकी जो 7 फुट होगी तो क्वांटिटी भी उसी के मुताबिक होगी? नो, क्वांटिटी तो डेफिनेटली नहीं होगी ना। चलें, इसको हम थोड़ा इस तरह लेते हैं कि इस वक्त जो हमारी पैदावार है मैंगो की, वो तकरीबन होती है 8 से 10 टन पर एकड़ ना, हम लोग बात करें। और वहाँ पौधे लग रहे हैं से 80 या 100 लग रहे हैं। इस सिस्टम में जो हम कह रहे हैं कि ओके जी 200, 300 और अप टू 1000, 1300-1400 तक भी लोग जाते हैं, पौधे लगा रहे हैं। इसकी जो पर प्लांट की जो पैदावार है जो हम इनसे चाह रहे हैं वो 8 से 10 kg है। जैसे कि 1000 आपके पास प्लांट्स लगे हुए हैं, 8 से 10 kg आप ले रहे हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली वही 8 से 10 टन आपके पास पैदावार आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है, वो जो एक पौधा जिससे आप 100, 150 जितनी भी, और लोग तो कहते हैं 250-300 पेटियाँ भी ले लेते हैं, इससे वो पेटी सिर्फ 2 से 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी। तो डेफिनेटली पर प्लांट की जो यील्ड है वो कम होगी, लेकिन ओवरऑल जब बात करेंगे उसकी जो वो एट पार ही है, वो सेम ही है या उससे ज़्यादा ही होगी डेफिनेटली। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी ना, कि आपकी जो बड़े पौधे होते हैं उससे जो क्वालिटी आप लेते हैं, हम ये कहते हैं कि वो 20 से 25% वो सिर्फ एक्सपोर्टेबल क्वालिटी उसमें से निकलती है। बट इस सिस्टम में या इस तरह के जो पौधे होते हैं यहाँ, क्योंकि पौधा आपकी एक्सेस में है, तो आप 70 से 80% जो फ्रूट होता है वो एक्सपोर्टेबल होता है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान में ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, ये कब मुतारिफ़ कराया गया, कब इंट्रोड्यूस हुआ ये? ओके, ये बेसिकली 2019 में एक एक्सपर्ट थे डॉक्टर स्टीव, साउथ अफ्रीका से वो बिलोंग करते थे और उनका पूरी लाइफ लॉन्ग उनका एक्सपीरियंस था स्मॉल ट्री सिस्टम में। उनको हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में उनको मदऊ किया था और वहाँ से ये इनिशिएटिव लिया गया था। और उसमें हमने अच्छा ये किया था कि हमने ट्रेनिंग करवाई थी, और वो ट्रेनिंग भी जो हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, सिर्फ पंजाब नहीं, आपका सिंध से, केपी से लोग आए थे। 120+ में वो फार्मर्स थे, खुद फार्मर्स थे जिन्होंने वो ट्रेनिंग ली थी। एंड उसके बाद से फिर ये स्टार्ट हुआ था। अभी भी हम यही कहते हैं कि मोर देन 10,000 एकड़्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल ट्री सिस्टम पे लग चुके हैं पंजाब में एंड सिंध में। और अब अच्छी बात यह है कि वो प्रोडक्शन पे भी आना शुरू हो गए, जिससे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। सही। तो ये अच्छा, जो आप बात कर रहे थे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो जो है वो जो ज़्यादा हाइटेड प्लांट्स होते हैं वहाँ से नहीं निकलता, या तो वो उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि हमें पता चले कि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैंगो है या नहीं है? मैंने ऐसा नहीं कहा कि ओके उनसे नहीं मिलता, मिलता है, बट उसकी जो क्वांटिटी होती है, नंबर्स जो होते हैं वो थोड़ा कम होते हैं। क्योंकि आप देखें जो 40-50 फुट का जो ट्री है उससे जो हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम डंडी के साथ हार्वेस्ट नहीं करते, हम वैसे उसे उसके साथ झांगा होता है उसे तोड़ते हैं।
और उसके साथ जैसे उसे तोड़ते हैं तो आपने देखा होगा उससे जो मिल्की मटेरियल निकलता है जिसे हम सैप कहते हैं, जब वो अगर अल्लाह ना करे आपकी स्किन पर भी पड़ जाता है तो वो बर्निंग हो जाती है, जल जाता है। तो वही फ्रूट जो जिंदा है उसकी स्किन पर पड़ेगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो बेसिकली उसकी जो कॉस्मेटिक लुक है वो ख़राब हो रही होती है, ना सिर्फ उसकी जो स्किन है वो ख़राब हो रही है, प्लस क्योंकि वो विस्कस मटेरियल है उस पर डिफरेंट काइंड के जो पैथोजेंस होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, वो उस पर स्टिक कर जाते हैं जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही होती है। फिर आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पैकिंग जो होती है वो लकड़ी के डब्बों में होती है, लकड़ी की पेटी में जिसे हम कहते हैं, और वो भी थोड़ा डाउन शेप होती है। 8 kg की उसकी कैपेसिटी होती है, हम उसे 10 kg 12 kg उसे भरवा रहे होते हैं। फिर उसको जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो ट्रक्स हमारे माशाल्लाह एक दूसरे के ऊपर उसको रखते हैं, जिससे फिर जो फ्रूट की जो क्वालिटी है इंटरनली वो ख़राब हो रही होती है। ऑन द अदर हैंड जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि एक एक फ्रूट को आप हार्वेस्ट करें, प्रॉपर उसकी डिसैपिंग करें, उसको सॉर्ट करें, छांटी करें, उसको ग्रेड करें ABC क्लास में, उसको वॉश करें, उसको पैक करें एंड देन उसके बाद मार्केट करें। उसके बाद मार्केट में। अच्छा, इस निज़ाम में जो दरख्तों की कटाई है और उसकी प्लानिंग कैसे की जाती है? जो दरख्तों की कटाई है ये हम देखते हैं कि आपके पास पौधे से पौधे का कितना फासला है और लाइन से लाइन कितना फासला है, या कह लें कि 1 एकड़ में कितने पौधे आपके लगे हुए होते हैं। तो उसकी पूरी उसका ऊंचाई, उसका फैलाव, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम उसकी बताते हैं कि इसकी हाइट कितनी रखनी है या इसने कितना फैलना होता है। सो बेसिकली हम उस तरीके से हम लोग डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि उसका ऊंचाई, उसकी फैलाव प्लस उसका जो प्लांट टू प्लांट है और रो टू रो डिस्टेंस है कितना हमें रखना है। अब देखें जो 20-20, 30-30 फुट के पर पौधा लगा हुआ है तो डेफिनेटली वो आपका 20-20, 25-25 फुट फैलेगा भी। लेकिन जो छोटे पौधे हैं जिनकी हाइट हमें 7-8 फुट रखनी है तो हमें उसका फैलाव भी, उसका ऊंचाई भी उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। उस हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ती है। अच्छा, पानी का भी एक बहुत इशू होता है कि पानी के इस्तेमाल के लिहाज से ये निज़ाम किस तरह फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब थोड़ी सी हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। अहमर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, पाकिस्तान में जराइम की जो नौयत है वो किस तरह तब्दील हो रही है और सबसे बड़ा ख़तरा क्या है आजकल? देखिए मैडम, आपने नौयत की बात की है ना, सबसे पहले हम देखते हैं बेरोज़गारी। जो शख्स बेरोज़गार है वो रोज़गार के लिए जब बाहर निकलता है तो उसको जॉब्स नहीं मिलती। फिर उसके माइंड में आता है मोबाइल चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, फिर उसके माइंड में आता है कि क्रिमिनल बनना है, असला लेना है, वारदातें करनी हैं। मतलब कि इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट होता है। या पहला फ्रॉड वो ये सोचता है कि यार मैं किसी दोस्त से पैसे ले लूँ, तो उससे वो पैसे लेके उसको पैसे वापस नहीं देने। तो इस तरह से ये नौयतें, छोटी छोटी नौयतें। सबसे पहली नौयत जो है वो बेरोज़गारी है। बेरोज़गारी ही इंसान को मुख्तलिफ जगहों पर आकर खड़ा कर देती है। जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल चोरी हो गया, किसी से उधार पैसे लेके वापस ना करना, और उसके बाद मोटरसाइकिल आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर इंसान जब एक बार नहीं पकड़ा जाता, 2 बार नहीं पकड़ा जाता, तो इसी तरह से फिर वो वारदातें करता चला जाता है। अब कल मैं आपको एक बात बताऊं कि एक मोबाइल चोर पकड़ा गया। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल से। सिविल अस्पताल से जब वो चोर पकड़ा गया तो जब उसको अरेस्ट किया तो उसने कहा यार मेरी पहली वारदात थी। अच्छा, पहली थी? उसने कहा मेरी पहली वारदात है। मतलब कि वो शुरू से, अब उसके बकौल वो पहली वारदात थी। जब अरेस्ट हुआ तो उसने तो कहा मेरी पहली है। जब उससे तफ्तीश हुई तो वो मुतअद्दिद वारदातें, वो सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर से ही वो मोबाइल चोरी की वारदातों में मुलविस पाया गया। CCTV कैमरों के ज़रिए मालूम हुआ। फिर उसने जब उसका रिमांड लिया तो उसे पता चला कि मैंने इतने फला जगह से मोबाइल चोरी की है। तो जब तक पकड़ा नहीं जाता तो उसकी वो पहली वारदात होती है। पहली वारदात। जब वो तफ्तीश पता लगता है जी मैंने 18, 20, 25 मोबाइल चोरी किए हुए। तो सबसे पहले जो नौयतें तब्दील हो रही हैं वो बेरोज़गारी की वजह से हो रही हैं। डकैती, रॉबरी, चोरी, व्हीकल चोरी, जैसे कार चोरी। अब इसके अगर मैं बरक्स देखा जाऊँ, पिछले साल के मुताबिक बात करूँ तो ओवरऑल जो क्राइम है हमारे पास रॉबरी, डकैती, चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, अगवा बराए तावान, तो इस तरह के केसेस में तकरीबन 59% कमी आई है। अच्छा, कमी है ओवरऑल पिछले साल की निस्बत देखा जाए।
तो अगर हम देखते हैं अगवा बराए तावान के हवाले से तो वो 0% है, 100% उसमें मतलब कि कमी देखने को आई है, कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में तो उसमें 63% कमी आई है। तो अगर हम देखते हैं रॉबरी, उसमें भी तकरीबन 70+% जो है वो कमी देखने को आई है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अभी भी वारदातें हो रही हैं। सिर्फ मामला वही है बेरोज़गारी। अगर हम बेरोज़गारी पे कंट्रोल कर लेते हैं तो रोज़गार रोज़ियाँ देने लग जाते हैं नौजवानों को, जैसे यूनिवर्सिटी से अब अच्छा मज़े की आपको एक और बात बताऊँ, वारदातें हो रही हैं, ये कौन लोग कर रहे हैं? जो ज़्यादातर हॉस्टल में आकर रिहाइश पजीर हैं। अच्छा। जो लोग जैसे मुल्तान के करीब कबीर वाला लगता है, थाना नवा शहर लगता है, नवा शहर की हदूद लगती है, जैसे यहाँ से विहाड़ी लगता है तो लोधरा लगता है। तो इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ से वो मुल्तान आते हैं, वारदात करते हैं, वारदात करके फ़ौरन वापस चले जाते हैं। तो क्राइम कोई भी है तो ये लोग समझते हैं कि हम करके वापस अपने शहर में आ जाएंगे और पता नहीं चलेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वो बंदा पकड़ा जाता है। क्राइम करने से बेहतर है आपको कोई अगर मजदूरी मिलती है आप वो कर लें, बजाय आप किसी जो अपना रिकॉर्ड जो है वो बनवाना है। आपके ऊपर FIR होगी, रिकवरियाँ होंगी, फिर आप सारी चीज़ें मानेंगे, हमने फलां वारदात की है, फलां चीज़ें चोरी की हैं, तो वो आपको सारी माननी पड़ेंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नौयत जो है तब्दील हो रही है। नौयत तब्दील हो रही है। अच्छा, थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी अहम जिक्र कर लेते हैं कि सोशल मीडिया ने जराइम को बेनकाब करने में मदद दी या जराइम में इजाफा किया, किस तरह देखते हैं आप इसको? मैं समझता हूँ दोनों चीज़ें। अच्छा। तो आपको एक केस बताता हूँ। 12 मई को थाना बीजड़ के इलाके में एक केस सामने आता है जिसमें तकरीबन 9 उम्र लड़की थी जो अगवा हो जाती है। अगवा की कॉल चलती है, अगवा हो जाती है। तो जब अब वो अपने घर से बाहर निकलती है, घर से बाहर निकलने के बाद वो किसी मोटरसाइकिल वाले को कहती है जी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। वो उसको रेलवे स्टेशन ले जाता है। ये बात पीछे सोशल मीडिया की आएगी। तो उसको जब रेलवे स्टेशन लेके जाता है तो फिर वो कहती है कि नहीं मुझे विहाड़ी चौक छोड़ दो। अच्छा। जब उसको विहाड़ी चौक लेके जाया जाता है वहाँ से वो बैठती है लाहौर चली जाती है। लाहौर से वो आगे कोशिश करती है कि मैं कराची चली जाऊँगी। अब पीछे जब वो अरेस्ट होती है, जिसने बंदे ने उसको विहाड़ी चौक लेके जाता है, रेलवे स्टेशन लेके जाता है, तो उससे जब तफ्तीश होती है तो उसने उसको लड़की ने उसको बताया होता है। तो उसने कहा जी पता नहीं वो उसने घर अपनी वालदा से बात की है, मैंने ना एक्टर बनना है, तो मुझे वालदा ने नहीं शोबिज़ कि जैसे थिएटर्स वगैरह पे काम करना है। तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि मुझे बस वही बनना है। तो उसकी वालदा ने उसको मना किया कि नहीं तुम्हारे बाबा इजाज़त नहीं देंगे, तुम ये काम नहीं करोगे। तो उसने अपना बैग उठाया और भाग गई, मतलब कि अगवा हो गई। तो इस तरह के केसेस इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। सोशल मीडिया देखिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर अच्छी चीज़ें ग्रोथ करनी है तो वो भी मिल सकती है। हर चीज़ के लिए सोशल मीडिया मौजूद है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी चीज़ भी पड़ी है, बुरी से बुरी चीज़ भी पड़ी है। कुछ लोग जो है वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं। अब जैसे गैर कानूनी असला, गैर कानूनी असला वहाँ पर लोग नुमाइश करते हैं, ये भी एक बैड इम्पैक्ट है। क्यों लोग दुनिया देखेगी मुझे बदमाश ये इस तरह के कुछ समझेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर स्कॉलर्स आके चीज़ें बता रहे होते हैं, अडॉप्ट कर रहे होते हैं चीज़ें। तो मैं तो समझती हूँ ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट हो रही हैं सोशल मीडिया। दोनों तरफ से नेगेटिव भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव भी ले रहे हैं, पॉजिटिव भी अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाल ही दिनों में कौन सा जुर्म आप सबसे ज़्यादा देख रहे हैं कि तेज़ी से बढ़ रहा है? मर्डर बढ़ा। अनफॉर्चुनेटली मर्डर तो मुल्तान में आपको मैं कह सकता हूँ तकरीबन 10 दिन के अंदर 10 से 12 कत्ल हो चुके हैं। 10 से 12 कत्ल? 10 से 12 तो गुलगश्त में हुआ है, बीजड़ में हुआ है और गुलगश्त में हुआ है। उसके बाद थाना मुजफ्फराबाद की हदूद में हुआ है, उसके बाद थाना शाह शम्स की हदूद में हुआ है, कुतुबपुर की हदूद में हुआ है, कादिरपुर राह की हदूद में हुए हैं, मखदूम रशीद की हदूद में हुए हैं, बस्ती मलूक की हदूद में हुए। इस तरह की कत्ल। अब कल भी एक सामने केस आया, थाना कादिरपुर राह की हदूद में 2 कत्ल हुए हैं। अभी आपने बताया कि कौन से ज़्यादा, ये मर्डर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। थाना शाह शम्स की हदूद में पिछले हफ्ते एक कत्ल हुआ है। तो जब वो कत्ल एक पीर होता है, वो कुछ अर्सा पहले अपनी वाइफ को ना मामूली सी बात पे ना ऐसे 1-2 बार उसने बोल दिया होगा तलाक है।
दोबारा वो अपनी बीवी को बसा लेता है। बीवी तकरीबन 7-8 माह से उसके साथ रह रही होती है, अपने बच्चों के साथ ही। सिर्फ उस पीर के पास अपना घर होता है और कुछ भी नहीं होता। उसके कुछ मुरीदैन होते हैं, वो रोज़ाना उसके पास आते हैं। अब उसके घर वाले क्या करते हैं, सिर्फ उसकी ज़मीन हथियाने के लिए, उसकी बेटियां भी बीच में, उनके बेटे भी बीच में, उसकी बीवी भी बीच में, और उसकी बीवी जिससे प्यार करती थी, पीर की बीवी जिससे प्यार करती थी, वो आशिक भी बीच में। अब वो प्लान करते हैं कि इसके साथ करना क्या है। पीर रखता है रोज़ा। अच्छा। जैसे आप पीर ने रोज़ा रखना है तो उसको रोज़े की जब सहरी करवाते हैं तो उसमें उसको जहर मिला के दे देते हैं। ये थाना शाह शम्स का वक़ुआ बता रहा हूँ, पिछले से पिछले हफ्ते की बात है। तो उसको जब जहर देते हैं तो तकरीबन 10-11 बजे ना वो जहर असर करने शुरू हो जाता है। तो पीर को पता चल जाता है, साथ उसके मुरीद बैठा होता है, तो वो कहता है जी फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाओ, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। जब तक वो अपनी गाड़ी लेने जाता है तो वो उनकी बच्चियों को, उनके बेटे को और उसकी बीवी को पता लग जाता है कि ये अगर हॉस्पिटल चला गया तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा। तो वो क्या करती है, उसकी बीवी अपने आशिक को बुलाती है, आशिक को कहती है कि आके इसको फ़ौरन मार दो। वो उसका आशिक आता है, उसको एक गोली पहले मारते हैं, वो फिर भी तड़प रहा होता है। उसको चेक करते हैं कि ये मरा है या नहीं मरा, वो तड़प रहा होता है। उसको फिर एक और गोली मारते हैं, गोली मार के फिर उसको कत्ल करते हैं। कत्ल करके उसकी लाश जो है वो बाहर गली में रख देते हैं। अच्छा। गली में रख देते हैं। जब 15 कॉल होती है, उसके बच्चे घर बैठे हैं, उसकी बीवी घर बैठी है, कोई शोर नहीं, कोई किसी को कुछ चीज़ का पता ही नहीं। जब पुलिस मौके पे पहुंचती है, उनके घर के अंदर दाखिल होते हैं तो बेटियां बर्तन धो रही होती हैं, बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, बीवी जो है वो झाड़ू पोछा कर रही होती है इस तरह से। तो उनको कहते हैं कि आपका हस्बैंड बाहर, उसके शोहर की डेथ हुई है और आपको पता ही नहीं है। वो कहती है हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो इस तरह का वक़ुआ होता है। जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि उसकी बेटियां मुलविस हैं, उसकी बीवी मुलविस है और उसके बेटे और उसका आशिक, तो वो मुलविस होता है। तो इस तरह के कत्ल के केसेस में जो है वो सामने आ रही हैं, केसेस आ रहे हैं। मुजफ्फराबाद के हदूद में एक मर्डर हुआ है। वो मर्डर ऐसे हुआ है कि एक शख्स रात को अपने घर होता है, अपनी बीवी के साथ घर में मौजूद होता है, और शायद कुतुबपुर थाना बनता है। कुतुबपुर जब थाना वो उसकी हदूद बनती है। हम डिस्कस करते हैं, अभी ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम स्टोरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी फिर मैंगो के ऊपर बात कर लेते हैं। सर अच्छा, हम बात कर रहे थे कि पानी के इस्तेमाल के लिहाज से ये निज़ाम जो है किस तरह फ़ायदा मंद है, क्योंकि पानी की किल्लत बहुत सारे इलाकों में होती है डेफिनेटली, तो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। आजकल जिस तरह के सिनेरियो भी बना हुआ है तो लोग जो बात भी करते हैं वो पानी के इस्तेमाल पे बात कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मैंगो का ताल्लुक है तो हम लोगों ने ये देखा है कि आम का जो पौधा है कम जो पानी मिलता है उससे नहीं मरता, ज़्यादा जो पौधे की डेथ होती है या जो मोर्टेलिटी होती है वो एक्सेसिव वाटर से होती है। अब इस सिस्टम में भी हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा डिवाइस कर रहे हैं कि हमने थोड़ा पहले स्टार्ट किया कि उसमें डिफरेंट मेथड्स आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि रेज बेड। रेज बेड ये होता है कि आप 3 से 4 फुट का बेड बना लेते हैं और उसकी जो हाइट होती है वो 6 से 8 इंच 9 इंच उसकी हाइट होती है और पानी उसमें दिया जाता है। तो फिर ये होता है कि पानी पहले जो फ्लड होता है वो पूरे एरिया पर जाता है, बट रेज बेड में उतना एरिया थोड़ा बच जाता है 4-5 फुट का, बाकी में फिर पानी आ रहा होता है। इसी को थोड़ा और फिर हमने मॉडिफाई किया है, इसको फिर हम कहते हैं चैनल सिस्टम ना। उसी बेड के साथ हमने एक खेली सी बना दी है, एक इस साइड से एक दूसरी साइड से, तो उसमें पानी दिया जाता है। बाकी जो फील्ड है वो आपका बिल्कुल वैसे ही है, पानी सिर्फ उसी में रहता है और पानी आहिस्ता आहिस्ता सीपेज के थ्रू रूट्स वगैरह उसको फिर आप टेक कर रही होती हैं। तीसरा और बहुत अच्छा जो आजकल लोग एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम कहते हैं इसको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम जो होता है, जिसमें ड्रिपर्स के थ्रू एरो डिपर्स उसमें होते हैं, उसमें आपके पास ड्रिप लाइन इनलेट होते हैं, आउटलेट होते हैं, स्प्रिंकलर्स वगैरह हैं। इन सिस्टम को यूज़ किया जाता है और एक एक कतरे को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। तो ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो इस सिस्टम में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है, ना सिर्फ प्लांट की बल्कि पानी की भी। सही। अच्छा, जो एक बड़ा प्लांट होता है, हाइटेड प्लांट होता है, और जैसे आप स्मार्ट ट्री सिस्टम की भी बात कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा इजी होता है इनको कीड़ों से, बीमारियों से बचाना? ओके जी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक जो बड़ा ट्री होता है उसमें हम ये कहते हैं थोड़ा लेबोरियस कम होता है, उसमें आपको लेबर थोड़ी कम चाहिए होती है।
ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, ये जो छोटे पौधे होते हैं, आपको नज़र आता है कि इनकी हाइट वगैरह कम है, लेकिन ये ज़्यादा लिबोरियस है क्योंकि नंबर्स हमारे पास बढ़ रहे हैं और रेगुलर आपने उसको फिर प्रून वगैरह करना है। आप देखें जो बड़े ट्रीज़ होते हैं इनको हम प्रूनिंग इतनी खास की हम करते हैं, बट इतनी ख़ास नहीं करते हैं ना, क्योंकि उनका फैलाव ज़्यादा हो रहा होता है। क्योंकि ये जो पौधे हैं ये नज़दीक लगे हुए होते हैं, ये ब्रांचेस जो होती हैं ये आपस में इंटरमिंगल कर जाती हैं, तो वहाँ से फिर हवा और रोशनी का गुजर नहीं होता। तो इन पौधों को हमें एवरी 3-4 मंथ के बाद या एटलीस्ट साल में 2 दफ़ा प्रून ज़रूर करना पड़ता है, इनकी शाख तराशी करनी पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है, ये लिबोरियस है, ज़्यादा इस पर कॉस्ट लग रही होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही होती है, इफ़ेक्टिविटी आपकी ज़्यादा है। जो बड़े पौधे होते हैं जब आप इनको स्प्रे करते हैं तो आपको बूम स्प्रेयर वगैरह चाहिए होते हैं, और जो टॉप होती है सम टाइम उस पर हम स्प्रे पहुंचती भी नहीं है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्प्रे नहीं होती, तो आपकी जो बीमारियां होती हैं, आपके जो कीड़े होते हैं, वो इफ़ेक्टिव कंट्रोल नहीं होता। यहाँ जो पौधे क्योंकि छोटे हैं, हमारी हाइट पर हैं, हमारी एक्सेस में हैं, जब हम इनको स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं तो हर पत्ते पर, हर फल पर स्प्रे जाता भी है, हर टहनी पर जाता है, हर शाख पर जाता है, जिससे उसकी जो बीमारियां हैं या जो कीड़े हैं इनका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाए। इसका कंट्रोल अच्छा होता है। अच्छा, रिवायती बागात जो हैं उनके मुकाबले में इस निज़ाम में लागत थोड़ी ज़्यादा आती है? ऑब्वियसली थोड़ी लागत ज़्यादा ही होगी, क्योंकि जहाँ आप 100 पौधे लगा रहे हैं और वहाँ जहाँ आप 1000+ में पौधे लगा रहे हैं, तो जो उनकी कास्ट है इनिशियली पौधों की, यस वो ज़्यादा है। जहाँ 20-30 पौधों को या 40 पौधों को या इवन 100 प्लांट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनकी आप लुक आफ्टर कर रहे हैं, सो इनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं 1000+ प्लांट्स की, तो उनकी लुक आफ्टर में भी कॉस्ट ज़्यादा है। उसकी न्यूट्रिशन देख लें, उसकी प्लांट प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस ले लें, तो कॉस्ट इसकी ज़्यादा हो रही है। लेकिन मैंने अगेन फिर ये कहूँगा कि जो कॉस्ट है ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसकी ना सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है बल्कि क्वालिटी भी आप उसकी इम्प्रूव उसके कर सकते हैं, जिससे आपकी जो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो रिटर्न है वो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ थोड़ा सा ये भी बताएं कि जो छोटे किसान हैं वो भी इस सिस्टम को अपना सकते हैं या डिफ़िकल्ट है? हम तो ये कहते हैं कि ये एक्चुअली है ही उन्हीं लोगों के लिए जो छोटे। हम इनिशियली यही कहते हैं कि पहले थोड़ा सा चीज़ों को आप समझें। आप ट्रेडिशनल लोग करते रहे हैं 40-50 साल बल्कि 100 ऑफ ईयर्स हो गए हैं, लोग मैंगो ग्रो कर रहे हैं और ट्रेडिशनल वे में कर रहे हैं। ये सिस्टम क्योंकि 5-6 साल पुराना है, अभी नया है, नो हाउ नहीं है, तो हम कहते हैं छोटे फार्मर्स के लिए है। और इसको मैक्सिमम भी जो है 3-4 एकड़ पर, 5 एकड़ पर आप लोग लगाएं, इसको समझें, टेस्ट करें, इसे सीखें एंड देन इसके बाद इसको एक्सपेंड कीजिए। और ये 4-5 एकड़ वाले कौन हैं? जो हमारे छोटे फार्मर्स हैं, जो कि एक अच्छी प्रोड्यूस ले सकते हैं, जिससे अच्छा मार्केट रिटर्न ले सकते हैं, प्रोडक्शन आप बढ़ा सकते हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ये जो स्मॉल ट्री सिस्टम है, इसमें जो फल है वो ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो जाता है? आप इसको अगर देखें तो कहा जा सकता है, क्योंकि जो बड़ा पौधा होता है उसका कमर्शियल जो पोटेंशियल है वो 8-9 साल के बाद आ रहा होता है, क्योंकि उसकी हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ज़्यादा फल लेना है। हमने जैसे पहले भी बात की कि ओके उसे 30-40 पेटी से लेकर 200-250 पेटी तक उससे हम लोग लेते हैं एक बड़ी ट्री से। जबकि ये जो छोटा पौधा होता है इससे हम एक्सपेक्ट करते हैं हमने सिर्फ 2 से 3 पेटियाँ लेनी है या 15-20 kg लेना है, तो 15-20 kg के लिए आपको सिर्फ कह लें कि 100 दाना आपको चाहिए। 100 दाना थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बड़े पौधे में देखेंगे तो थोड़ा लेट होगा, उसके नंबर्स उसको ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो कहा जा सकता है कि यस इसकी प्रोडक्शन जो है वो ज़रा जल्दी आना शुरू हो जाती है। एंड अप्रॉक्सीमेटली आप कह लें 4 to 5 ईयर्स फिर भी लग जाते हैं इसको। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान के किन इलाकों में सक्सेसफुल रहा है, कौन से इलाके इसके लिए ज़्यादा बेटर हैं? आप ये देखें कि इस वक्त जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं मुल्तान जिसे, या फिर हम साउथ पंजाब की बात करें तो वो तो बेहद हब है। अराउंड हमारा कोई 50-60% जो है मैंगो जो है वो हमारे इस रीजन से हमारे पास आ रहा होता है। और पंजाब की बात करें तो 70% जो पाकिस्तान का मैंगो वो पंजाब से आ रहा है एंड 30% जो है मोर और लेस वो हमारा सिंध से आ रहा होता है। तो अगेन ये जो सिस्टम है इन एरियाज़ के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, जहाँ हम ग्रो भी कर रहे हैं। आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग इधर से मियाँ चन्नू से, फिर आगे खानेवाल, विहाड़ी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, लोधरा एंड देन उसके बाद रहीम यार ख़ान साहब का बाद, ये सारा एरिया जो है लोगों ने भी इस पे स्मॉल ट्री सिस्टम पे आए हुए हैं और लोग इसे अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह फिर आगे सिंध में चले जाएं तो सिंध में भी बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो इसको अडॉप्ट किए हुए हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 10,000+ का एकर्स हैं जो इस वक्त लग चुके हैं और इस पर प्रोडक्शन भी आना शुरू हो गई है।
सही। अच्छा, मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में ये निज़ाम क्यों अहम समझा जा रहा है और चैलेंजेस क्या आ सकते हैं इस सिस्टम को मज़ीद आगे? देखिए, एक तो ये सिस्टम थोड़ा नया है और माहौलियाती चेंजेस जिसे हम क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं वो हमारे चाहे बड़े पौधे हों चाहे छोटे पौधे हों, दोनों को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। बट हम ये समझते हैं क्योंकि छोटे पौधे हमारी पहुंच में होते हैं, हम उनको संभाल सकते हैं, हम उनको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि फ्रॉस्ट आता है आपके पास, जिसे कोहरा पड़ना कहते हैं, मैंगो बहुत सेंसिटिव है उससे। सो उसके लिए आप इफेक्टिवली ये जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम है, आप इसे कर सकते हैं। आपने पानी वगैरह उसको लगाते हैं तब फ्रॉस्ट वगैरह पड़ता है, तो यस, इसको आप कंट्रोल्ड इरिगेट कर सकते हैं ताकि आप फ्रॉस्ट से बच सकें। फिर आपके पास हीट वेव्स आती हैं जिससे आपका फल वगैरह ख़राब हो रहा होता है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप पानी वगैरह का स्प्रे करें। तो इन पौधों पे इजीली पानी का स्प्रे किया, सन बर्न होता है। अक्सर कहा जाता है कि फूल गिर जाता है इसका, वो केरा कह रहे होते हैं कि वो लग गया है। बेसिकली थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। जितना भी जो फल लगता है या उससे पहले जो फूल लगता है, अगर आप कह लें कि 100 फ्लावर्स निकले हुए हैं तो उसमें से सिर्फ एक या इससे भी कम ऐसा होता है जो कि फूल से फल बनता है। अच्छा। और वो हार्वेस्ट होता है। ये मैं हार्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। इससे पहले वो केरा गिरता रहता है या फ्लावर्स गिरते रहते हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस। अगर वो एक भी लग जाता है तो इसको हम कहते हैं ये हमारी बम्पर क्रॉप है, अच्छी क्रॉप है, अच्छी इसकी प्रोडक्शन आई हुई होती है। सो इनिशियली जो फ्लावर्स गिर रहे होते हैं उसका तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। हाँ, हम ज़्यादा जो हम इश्यूज समझते हैं या जो नुकसानदेह कर सकता है वो होता है जो आजकल आंधियों वगैरह से गिर रहा होता है, जिसे हम एक्चुअली केरा कह रहे होते हैं। बट उसके यस डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसमें आप उसकी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसमें आप आमचूर है, पल्प है, कुछ और इस तरह का बना सकते हैं। उनको आप डिफरेंट केमिकल्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट हार्मोन्स भी अवेलेबल हैं जो आप स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम ये कहते हैं कि अगर आपने अपने प्लांट, अपने ऑर्चर्ड में खुद आप जा रहे हैं और आप थोड़ी सी मैंगो की नो हाउ समझते हैं, तो आप ये जो फ्रूट ड्रॉप होता है, सनबर्न होता है, क्लाइमेट चेंज का जो चीज़ें आ रही होती है, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं और ये आएंगे भी। ये आप इसको ईजिली संभाल भी सकते हैं। बीइंग रिसर्चर, बीइंग साइंटिस्ट, हम ये कहते हैं ये चैलेंजेस आएंगे और हर चैलेंज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है। उसको आज अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, देन उससे फिर आप अर्न कीजिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो फ़ी एकड़ है उसके ऊपर स्मॉल ट्री सिस्टम में कितने प्लांट्स लगाए जा सकते हैं? ओके, इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो पुराना सिस्टम था, जहाँ पर 40 बाई 40 पे पौधे लगते थे, वो 25 से 30 पौधे एक एकड़ में लग रहे थे। अभी भी जो हमारे डिफरेंट रिसर्च, डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो मैंगो के हों या इनसे जो रिलेटेड होते हैं, वो भी अपनी कोई रिकमेंडेशन देते हैं जिससे तकरीबन कोई 72 से 80 पौधे लग रहे होते हैं। और इसमें जो प्लांट टू प्लांट है वो 22 फीट का रखा जाता है और रो टू रो जो है 27 फीट का रखा जाता है। बट इस सिस्टम में मैंने कहा जो इससे जितने भी जो ज़्यादा प्लांट्स होंगे वो हम स्मॉल ट्री सिस्टम में या हाई डेंसिटी, सेमी हाई डेंसिटी उसमें ले के जा रहे होते हैं। तो जो 70-80 से पौधों से जितना भी ज़्यादा होगा वो हमारा स्मॉल ट्री सिस्टम या हाई डेंसिटी होगा। और फिर ये 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। और दुनिया जो है वो 1300, 1350 पौधे पर एकड़ लगा रही है। अगेन इसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं जिसे हम लेआउट सिस्टम्स कहते हैं और डिफरेंट डायमेंशंस उसमें रखी जाती हैं। बेसिकली ये देखा जाता है कि जो लाइन टू लाइन डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम रखा जाता है। डिफरेंट लेआउट्स हैं, वो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो 200 का है, 300 का है, 1000 का है या 1300 का है। ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे आम के ऊपर, फिर हम अहमर के साथ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अहमर, मर्डर के ऊपर आप थे कि मर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो एक तो आपने स्टोरी शेयर की कि उसके पीछे फैमिली थी, जो बाकी मर्डर्स आप बता रहे हैं उनके पीछे क्या वजूहात थी? देखिए, उनके पीछे वजूहात ये हैं, कुछ घरेलू रंजिश हैं, कुछ दुराने डकैती वारदात कत्ल हुए हैं, तो कुछ ऐसे ही मामला थे। जो कादरपुरा में मर्डर हुआ, मैंने खुद ब्रेक किया था उसको और जब हमने तफ्तीश की तो वहाँ पता चला कि घरेलू रंजिश थी। शोहर ने अपनी बीवी से नशे के लिए पैसे मांगे तो उसने दिए नहीं, तो उसने मर्डर कर दिया। थाना दिल्ली गेट के इलाके में ये वक़ुआ सामने आया कि भतीजे ने चाचे से नशे के लिए पैसे मांगे तो उसने पैसे नहीं दिए तो वो चाकू लेके आ गया। तो उसने फिर मसला पैदा किया, तो फिर वो
आपस में ही एक दूसरे को मारने लग गए, तो फिर उसमें वो जाँ बहक हो गया। इसी तरह हमें जो है दूसरे भी जो गुलगश में इलाके में मर्डर हुआ, तो उसके भी मुलजमान गिरफ्तार हो गए, वो भी घरेलू रंजिश थी। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो घरेलू मैटर होते हैं मंशियात के हवाले से, एक और थाना कैंट के इलाके में एक मर्डर हुआ जिसमें 2 नौजवान दोस्त थे, दोस्त ने ही दोस्त को कत्ल किया, वो भी मंशियात के हवाले से। तो इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, दूसरा आपने मंशियात का जिक्र किया ही है, तो मंशियात को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मंशियात का कारोबार हमारे माशरे में और दूसरा जो नौजवान नस्ल है उसको किस हद तक मुतासर कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस मीडिया में भी देखने को मिल रहे हैं और ख़ासकर जो हमारी यूथ है, जेंजी है, बहुत ज़्यादा इस तरफ ड्रग्स एडिक्शन की तरफ और इन चीज़ों की तरफ रुझान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए मैडम, मैं सबसे पहले हमेशा प्रोग्राम में ये बात लाजमी करता होता हूँ कि अगर आपने मंशियात पे काबू पाना है तो तमाम एजुकेशन सेक्टर्स में अंदर सिगरेट्स पर पाबंदी लगानी है। चाहे वो स्कूल है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, एकेडमी है, कहीं भी है, सबसे पहले SOPs यही होनी चाहिए कि आप सिगरेट यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद मंशियात के हवाले से अगर आपने बात की, तो पहले से जो मुल्तान में गढ़ थे इलाके जहाँ पर चर्च इस तरह के वाक़यात सामने आते थे, और स्पेशली तौर पे CM पंजाब ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक होती थी पहले ANF फोर्स, अब उसके ऊपर CNF फोर्स बना दिया, काउंटर नारकोटिक्स फोर्स। तो वो स्पेशली जो डीलर्स हैं बड़े बड़े, जो मुल्तान और गिरदो नवाह में पूरे साउथ पंजाब के अंदर जो वर्क कर रहे थे, उनको हाथ डाल रहे हैं। अभी भी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 16 किलो आइस पकड़ी है, उससे एक दिन पहले 33 किलो उन्होंने चर्च पकड़ी है, उससे पहले उन्होंने 55 किलो चर्च पकड़ी है। तो इस तरह से मुल्तान में अगर गुलशनाबाद हो गया, मुल्तान में बस्ती खुदादाद हो गए, अंदरून के इलाके हो गए, थाना गुलगश के इलाके बस्ती 9 हो गया, और मुख्तलिफ मकामात पर जो मंशियात के गढ़ खिलाए जाते थे। लेकिन अब जो है इस साल हम देख रहे हैं 2025 से 2026 का अगर हम कंपैरिजन करें तो वो इलाके अब बिल्कुल क्लियर हैं। तो जहाँ पर भी हो रहा है, अब जैसे आपने बात की ऑनलाइन काम शुरू हो चुका है, मतलब कि आपस में राब्ते करते हैं फ़ोन पे, हमें इतनी अच्छा पहले होता था चर्स, ठीक है, तो अब ये कन्वर्ट हो गया आइस पे। अब नौजवान नस्ल के अंदर आइस का नशा जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शामिल है। अब क्या चीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से हर इंसान के अपने अपने मामलात होते हैं, तो उसको वो कंट्रोल करने के बजाय तो वो इस चीज़ के अंदर एक ये मंशियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि अपने आप को तस्कीन देने के लिए, दुनिया की टेंशन, उस तरह डिप्रेशन से निकलने के लिए। तो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इसमें पाई जा रही है। तो आइस का बहुत ज़्यादा नशा जो है वो पाया जा रहा है। मज़ीद जो है इसमें मुल्तान पुलिस भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है मंशियात पे काबू पाने के हवाले से भी, और जो पीने वाले हैं उनके हवाले से भी बहुत अच्छा इकदाम कर रही है। और ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए गए, जो भी मंशियात का आदी है। लेकिन अगर पीने वालों पे तो बाद में आया जाए, मेरे ख्याल में इकदाम जो बना रहे हैं सबसे पहले तो उनको पकड़ना, नेटवर्क को पकड़ना चाहिए। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, तो उसके हवाले से बड़े बड़े जो डीलर्स हैं, अब जो जिन्होंने 200 ग्राम 500 ग्राम या 400 ग्राम भी ली होती है, उनको भी वो गिरफ्तार करते हैं। जो पीने वाले हैं उन्हीं के थ्रू उनसे पहुँचते हैं। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो जब पता लगता है कि इसके पास इतनी मंशियात पड़ी है, या तो वो इलाका छोड़ के भाग जाता है या वो शहर छोड़ के भाग जाता है, तो इस तरह के काम हो जाते हैं। तो जैसे आपने कहा बड़े बड़े डीलर्स, उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, मुल्तान पुलिस भी गिरफ्तार कर रही है। तकरीबन मैं आपको बताऊं, अगर पिछले साल का डाटा बताऊं, तकरीबन हज़ारों किलो जो है वो चर्च जो है वो बरामद की है मंशियात। हज़ारों किलो, ये तो एक जो पीने वाले हैं उनके हवाले से रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है मुल्तान पुलिस ने 4 से 5 बनाए हुए हैं। वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी रिहेबिलिटेशन करते हैं, उनको वहाँ पर हुनरमंद बनाया जाता है। साथ साथ ये नहीं कि बैगर्स के हवाले से क्रैकडाउन होता है, वहाँ पर ये मंशियात की जो पीने के आदी हैं, मंशियात लेने के आदी हैं, तो उनके हवाले से भी ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अच्छा, थोड़ा सा आपने जिक्र किया पहले ख़वातीन का, अनफॉर्चुनेट है ये बात कि ख़वातीन भी मंशियात में इन्वॉल्व हो, कोई भी हो, मर्द हो या ख़ातून हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। कोशिश करें कि इस तरफ ना जाएं। अच्छा, ख़वातीन की बात फिर कर लेते हैं। ख़वातीन और बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम हैं, उनमें किस किस्म के जो जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, उसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं, ये भी थोड़ी सी। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बुनियादी वजूहात है ख़वातीन घरेलू तशद्दुद
मामला, डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत domestic बड़ा violence इशू है। उसके बाद दूसरा आ जाता है जैसे मामला, ठीक है, रिलेशनशिप्स, तो ये आ जाते हैं। दीगर जो है, अब एक केस मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, करना नहीं चाहिए लेकिन थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कर देता हूँ। एक केस ऐसे सामने आया कि एक लड़की गली में रोती हुई जा रही थी, ठीक। उसको किसी पुलिस वाले ने रोका, पूछा उससे कि क्यों रो रही हो, क्या वजह है। उसने कहा मुझे फलान यूनिवर्सिटी के बाहर छोड़ दो, मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो उसको वो पुलिस वाला कहता चलो मैं आपको रिक्शे पे बिठा दूँ। उसने कहा नहीं, मुझे आप खुद छोड़ दें और तहफ़्फ़ुज़ में छोड़ दें। वो उसको वहाँ लेके जा रहा होता है, रास्ते में वो खतून कहती है कि नहीं मुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाना, मुझे कहीं और ले जाओ। जब वो उसको कहीं पब्लिक प्लेस में ही लेके बैठा होता है तो फिर उससे पूछते हैं कि क्यों आप ये कदम उठा रही हो। उसने कहा कि मुझे मेरे भाई, मेरे घर वाले मुझ पर शक करते हैं, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मुझ पर शक करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा वायलेंस है। बिल्कुल, ठीक है, ये खामोश वायलेंस है। एग्जैक्टली। तो बेहतर है कि अपने मैं वालिदैन से भी अक्सर यही कहता रहता हूँ कि अपनी औलाद को समझें, अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाएं, बजाय आप उनको डांटने के। अगर डांटने से बंदे बनते होते तो वो गधा जो है वो भी सीधी तरह चलता है, सीधी बात है। ठीक है, कोई डांटने से, सिर्फ प्यार मोहब्बत से समझाएं। अब तो मार नहीं प्यार वाला दौर भी शुरू हो चुका है, पुलिस भी मारने से डरती है। अक्सर तफ्तीश कर रहे होते हैं तो वो भी मारने से डर रहे होते हैं कि इस तरह से नहीं, उससे प्यार से पूछते हैं। जो प्यार से पूछना है तो वो ज़्यादा। अब वायलेंस जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के सामने आ रही है। ख़वातीन के हवाले से घरेलू रंजिश, शोहर अक्सर तशद्दुद करते हैं, जैसे तेज़ाब गर्दी भी केसेस सामने आ रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो केसेस कम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। एक दो अभी तक सामने आए केसेस। तो बाकी जो है ज़्यादातर जो केसेस हैं तकरीबन हज़ारों की तादाद में वुमेन पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्टेड हो रही हैं, मुख्तलिफ थानों में भी हो रही हैं। अब उसके अगेंस्ट जो है मुल्तान पुलिस क्या कर रही है, VSO हर थाने के अंदर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। वहाँ पर वो मौजूद होते हैं जो ख़वातीन को ट्रीट करती हैं। उसके हवाले से पहले होता था ना कि ख़ातून को कोई भी थाने जाती थी तो उसको ऐसे समझाते थे कि क्यों आई है। ठीक है, अब खतून पुलिस ऑफिसर ही उसको ट्रीट करेगी, तो उसको तमाम तक अजाला भी करेगी, तमाम तरह अजाला भी करेगी। अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इससे पहले हम हफ्ते भर की स्टोरीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे सर के साथ भी स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर। उसके साथ हमारे स्टूडियो में एक और गेस्ट भी मौजूद हैं जो हमें ऑनलाइन कस्टमर्स को मुतवज्जे करने का और ऑनलाइन बिज़नेस करने का तरीका भी सिखाएंगी, बताएंगी भी सही। और जो ख़वातीन हैं, ख़ासकर जो घरों में रहती हैं, उनको जॉब्स के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बाहर नहीं निकल पाती। और थोड़ा सा पाकिस्तान में होना तो नहीं चाहिए लेकिन कल्चर इस तरह का है कि खामद जो होते हैं, हस्बैंड हजरात की जानिब से परमिशन जॉब की नहीं दी जा सकती, तो वो कैसे अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि आजकल जो सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। डेफिनेटली ख़वातीन को भी काम करना चाहिए। जब भी ख़वातीन काम करेगी तो ही मुल्क भी तरक्की करेगा और घर भी तरक्की करता है साथ में। तो ख़वातीन को भी अपना डेफिनेटली किरदार हर हाल में देना चाहिए। अगर उन्होंने तालीम हासिल की है, उसके बाद उसको किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया तो वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। तो इसीलिए आज हम ई-कॉमर्स के ऊपर बात करेंगे। ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हमारे साथ आयशा अहमद मौजूद हैं। आयशा, आपको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आयशा? शुक्र। आयशा, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो ऑनलाइन कस्टमर्स होते हैं उनको मुतवज्जे करने के लिए कौन सी मार्केटिंग टेक्निक्स अपनानी चाहिए, कौन सी हिकमत अमली? क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं, एक तो सबसे पहले उनको बड़ा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो किसी भी जॉब का, किसी भी करियर में, किसी भी जगह पे हमें लेने में ना बड़े मसाइल आते हैं और वो ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो जाती हैं कि हम शुरू करेंगी तो पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। और फिर एक सो कॉल्ड सा जजमेंटल बिहेवियर भी सोसाइटी की तरफ से आता है कि अगर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये करना है तो वो कहते हैं ये तो नहीं कर पाओगी, हाँ, इनकार मिलता है। और फिर उसमें कामयाबी ना मिले तो और भी ज़्यादा तनकीद मिलती है। ये बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। ऑनलाइन के मामलात में नहीं होता, बाकी भी मामलात में होता है। तो हम लोग इसको सिर्फ ऑनलाइन पे ज़्यादा थोड़ा सा डर भी रहे होते हैं करते हुए
क्योंकि उसमें आजकल इतना, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया हुआ, लेकिन शुरू में इसके बारे में ना लोगों को नॉलेज था और ना ही लोग इस चीज़ को जानते थे इतना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरते थे। लेकिन अब तो जो ऑफलाइन वाले भी हैं वो भी अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन की तरफ लेके चल रहे हैं। और ऑनलाइन में जहाँ तक अभी तक मैंने देखा है, क्योंकि मैंने इसको इनिशियली स्टार्ट किया था कोविड से, तो तब से लेके अब तक जितना मैं लोगों के साथ मिली हूँ, मीटिंग्स की हैं, सब चीज़ें वगैरह, तो उसमें हर ऑनलाइन चीज़ के पीछे एक औरत लाजमी है। क्योंकि आप देखें उसमें मार्केटिंग स्किल्स वुमेंस के ज़्यादा अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वुमेंस के ज़्यादा अच्छे हैं। तो हर एक चीज़ के ऊपर एजेंसीज़ के अंदर वहाँ पे मैनेजर्स वुमेंस ही हैं, बेशक वो ऑनलाइन है बेशक वो ऑफलाइन है, वहाँ पे एक वुमेंस का एक बहुत अच्छा रोल है और वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रही हैं। तो अब जहाँ तक बात आती है ऑनलाइन बिजनेस की, वुमेंस के बहुत अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीक़ों के बिजनेसेस हैं जो कि औरतें कर भी रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको मैनेज कर रही हैं। बेशक वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेशक वो अपने ब्रांड्स लेके चल रही हैं, तो वो बहुत एक अच्छा, अब आजकल के दौर में कुछ उनको हेल्प मिल जाती है और बहुत सारे लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं, जो उनकी सब चीज़ों में बहुत अहम किरदार अदा करता है। और बहुत सारे वैसे भी लोग हैं जो जिनको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली के डर से छुप के कर रहे होते हैं और फिर बाद में जब उनको अच्छी सक्सेस मिल जाती है तो वही फैमिली उनके साथ खड़ी होती है। अच्छा, ये एक बहुत अजीब सा सीन देखने को मिलता है कि जब आपका बैड टाइम होता है पाकिस्तान में, तो हाँ ये बहुत एक ऐसा कल्चर है कि उसमें आपके साथ कोई भी नहीं होता। इवन कि जो आपकी फैमिली होती है उसमें हस्बैंड भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो कहते हैं नाकाम हो जाओगी। बड़ा एक जजमेंटल बिहेवियर खातून को एज कम्पेयर मैन उसके ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं चैलेंजेस। और अच्छा, चैलेंजेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, तो ऑनलाइन एक तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग परेशान होते हैं कि भाई ऑनलाइन स्कैम ना हो जाए। तो इस किस्म के जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करती हैं ख़वातीन, उनको कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं अगर वो कारोबार शुरू करती हैं? सबसे मेन जो चैलेंज होता है वो तो ये स्कैम वाला ही होता है, क्योंकि आप किसी पे भी घर बैठ के ऑनलाइन, बल्कि आप तो ऑफलाइन कारोबार में भी जाके लोगों के साथ मीटिंग्स करो और सब चीज़ें करो, तब भी आपको एटलीस्ट 100% गारंटी नहीं होती कि आपके साथ स्कैम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन चांसेस यहाँ पे भी हैं और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे स्कैमर्स हैं। बाद में हर कोई उनकी फिर डाल रहा होता है पोस्टर वगैरह फेसबुक पे कि ये स्कैमर था, स्कैम अलर्ट। आजकल एक जो नया स्कैम चला हुआ है कि कोई देख रहा है कि भाई ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है बंदा, उसके नेम से व्हाट्सएप बना ले या डिफरेंट फेक अकाउंट्स बना ले और फिर वहाँ से वो पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं। ये वाला तो एक ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल गया हुआ है। तो इसमें तो सबसे मेन चीज़ यही आती है कि जिसको वो मैसेज जा रहा है या जिसके पास भी वो पर्सन ऐड ऑन हो रहा है, तो आप अपने उस रेलिवेंट दोस्त से पहले एक दफ़ा कांटेक्ट करो, आप उससे कॉल करो, पता चले कि वो पर्सन है भी कि नहीं है। क्योंकि जितने अगर स्कैमर्स हैं ना, उन स्कैमर्स को भी कहीं ना कहीं हम ही हाथ पकड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर वो स्कैमर फेक अकाउंट बना रहा है और हमें मैसेजेस कर रहा है, तो एटलीस्ट हमें कॉल करके उस पर्सन जो वो इतनी मजबूरी बता के हमें कर रहा है, एक हमारा अच्छा दोस्त है, तो हमें एटलीस्ट उससे एक दफ़ा कॉल करके डिटेल्स पूछ लेनी चाहिए। और हम यहाँ पे कहते हैं कि नहीं बस वो बड़ा मासूम है, वो इस टाइम परेशानी में है, हम बगैर तस्दीक किए उसको वो रकम भेज रहे हैं। तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं स्कैमर्स के पीछे हम जैसे बेवकूफ़ लोग ही हैं जो उनको कहीं ना कहीं हाथ पकड़ा रहे हैं। लेकिन आयशा, ये भी तो होता है ना कि चले जो थोड़े से यंग हैं लोग, वो इन्वेस्टिगेट भी कर लेते हैं, उनको आइडिया भी हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, थोड़े से एजेड हैं, चीज़ों को चेक नहीं कर सकते, उनके साथ ये मसला बहुत ज़्यादा पेश आता है। खास बिल्कुल हो रहा है। अब जहाँ पे आप इतने सब चीज़ें कर रहे हो, आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहे हो, तो बैक एंड पे आपके पास नेगेटिव लोग भी तो है ना जो आप पे नज़र रख के बैठे हुए हैं और ये सब काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से सिर्फ ये मकसद ऑनलाइन में नहीं होता, ये चीज़ें ऑफलाइन में भी होती हैं। ऑनलाइन में ये चीज़ आप ऑनलाइन तरीके से डील कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ऑफलाइन में भी आपके पीछे ऐसे लोग होते हैं जो आप पर नज़र रख के बैठे होते हैं और कहीं ना कहीं वो उस पॉइंट को ढूंढ रहे होते हैं कि हम इसको पिच करें और उसके मतलब सारी चीज़ों का ख़राब करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा जो दही इलाकों की, रिमोट एरियाज़ की ख़वातीन हैं, क्या वो भी ई कॉमर्स से फ़ायदा उठा सकती हैं? क्योंकि एक प्रॉब्लम तो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का, फिर कोई टेक्निकल ग्लिच भी आ जाते हैं, तो क्या रिमोट एरियाज़ की ख़वातीन भी अभी? तो बहुत सारे ऐसे हैं इलाके जहाँ पे इस तरह की औरतें बहुत सारे काम कर रही हैं। मेरे अपने सर्कल में सिर्फ लाइक लड़कियाँ नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी एजेड वुमेंस भी हैं जिन्होंने कोर्सेज किए हैं
और वो बहुत अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों को लेके मतलब चल रही हैं। इंटरनेट इशू तो मतलब नॉर्मली आ जाता है, ज़रा सी बारिश हो जाए, लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो ये इश्यूज़ तो हर किसी को फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि ऑनलाइन इज़ नॉट अबाउट लाइक आपने 24/7 अवेलेबल रहना है। मतलब इसमें ये नहीं होता कि आपके पास कोई हॉलीडे नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है। आपको फ़ोन पे ज़रूर अवेलेबल रहना पड़ता है, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। आप हर चीज़ को एक स्पेसिफिक टाइम दे लें, जिस तरह नॉर्मल ऑफिस के टाइम होते हैं, तो इस तरह आप ऑनलाइन को भी अपना एक अगर टाइम दे लें तो आपको फिर मुश्किल नहीं होती है इन सब चीज़ों में। और फिर वो इंटरनेट वाले इश्यूज़ भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर किस किस्म के कोर्सेज़ की तरफ ख़वातीन का रुझान नज़र आ रहा है? ज़्यादातर ऑनलाइन कोर्सेज पहले थे, लाइक अभी तो ज़्यादातर स्टार्ट हो चुके हुए हैं। फेसबुक की अर्निंग पे आपने देखा होगा, फेसबुक मोनेटाइजेशन होती है, फेसबुक पर रील्स पोस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब का ट्रेंड था लेकिन अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, वो बहुत ओल्ड उसमें चला गया हुआ है। आजकल जो है ये यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सबसे मेन चीज़ जो भी आ रही है वो इन्फ्लुएंसर्स वाली आ रही है, जो कि ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, और वो एक बहुत अच्छा और बहुत क्विक वे है अर्निंग का हर किसी के लिए। सही। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो ख़वातीन हैं वो घर और कारोबार में बैलेंस कैसे कर सकती हैं कायम, के बिज़नेस भी साथ में करें और घर भी चलाएं। और बहुत सारा ऐसा नहीं है कि ये एक चीज़ न्यू है, देखा भी है, जो फिजिकली काम कर रही हैं, बाहर जाती हैं, जॉब्स करती हैं, वो साथ में घर भी संभालती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको 24/7 अपने सर पर सवार करके बैठे। हाँ, शुरू में ज़रूर होता है, शुरू में तो हर बिजनेस इट टेक्स टाइम कि आप उसको फुल टाइम दें और सब चीज़ें करें, लेकिन बाद में ये चीज़ें बहुत इजीली मैनेज हो जाती हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया, मैं 2 ऑफिसेज में मैं जाती थी, और एक मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, एक इवनिंग होती थी। डिफरेंट वो ऑफिस थे, डिफरेंट हर जगह से नॉलेज लेती थी कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई जब सिखा रहा है, आप जितना ज़्यादा डिफरेंट लोगों से मिलोगे, आप उनसे बात करोगे, आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्योंकि ऑनलाइन या सोशल मीडिया का एक चीज़ ऐसी है कि आप उसमें जितना ज़्यादा घुसते जाओ, आपको उतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ तो है कि आप इसमें टाइम को शुरू में कह सकते हैं कि आपको चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी चीज़ें थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं, तब आई थिंक सो मैक्सिमम 1 या 2 आवर आते हो तो आप उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, सही। अच्छा, दूसरा हम पूछ रहे थे कि जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं उनकी तरफ थोड़ा सा आते हैं कि कस्टमर को मुतवज्जे करने के लिए कौन सी टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए कि कस्टमर आपकी तरफ। ये चीज़ मेन चीज़ चल रही होती है ट्रेंडिंग पे। लाइक थोड़ा सा अगर हम पीछे देखें तो उस टाइम पे फेसबुक बहुत अच्छी चलती थी, हम लोग फेसबुक एड्स की तरफ जाते थे, और फेसबुक एड्स बहुत ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होते। लाइक आपकी बहुत रीजनेबल प्राइस में आपकी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुँच रही होती है एड्स के थ्रू। लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में फेसबुक के निस्बत ज़्यादातर इंस्टाग्राम है, तो हम लोग इंस्टाग्राम के एड्स की तरफ जाते हैं। लाइक जो चीज़ आपकी ट्रेंडिंग में चल रहा हो, आप उसमें एड्स रन करो, और इवन इन पाकिस्तान में वो एड्स बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, तो आप उसको यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। फिर वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे है, उसको आपने ऐड किस तरह का बनाया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपकी प्रोडक्ट जो उसकी क्वालिटी है, उससे ज़्यादा आपकी फ़ोटोग्राफी और आपकी ऐड इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी हम जाते हैं नाज़रीन ब्रेक पे, ब्रेक आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे थे, अभी थोड़ी सी बात करते हैं दोबारा आम के ऊपर और स्मॉल ट्री सिस्टम के ऊपर। अच्छा सर, ये भी बताएं थोड़ा सा कि हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात कर रही है, कोई फैसिलिटेट कर रही है छोटे किसान को, नहीं कर रही? क्योंकि एक छोटा किसान जब हुकूमत की तरफ भी हमेशा देखता है कि कोई फैसिलिटेशन मुझे वहाँ से मिलेगी, और डेफिनेटली फिर एक्सपोर्ट भी आम किया जाता है यहाँ से, पाकिस्तान से। तो हुकूमत की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, क्या आसानियाँ पैदा की जा रही हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, कोई भी जो इनिशिएटिव होता है वो बगैर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के, उनकी डायरेक्शंस के बगैर पॉसिबल नहीं होता। या गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास इसी जगह मुल्तान में मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, शुजाबाद में मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद है, एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान है। सो ये इन्हीं का इनिशिएटिव है, इन्हीं से ये सारा पॉलिसीज़ बन रही होती है और उनको सपोर्ट कर रही होती है। हुकूमत इस मामले में बहुत कुछ कर भी रही है। अब ये इन्हीं लोगों का काम है कि इस पे जो रिसर्च करते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट करते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने की हुई है, ये बेसिकली रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने चीज़ें डिवाइस की हुई हैं। क्योंकि जी ये लेआउट सिस्टम होना चाहिए, इस तरह इसको पानी लगाना है, इस तरह इसकी शाख तराशी करनी है, इस तरह इसके फल लेने और फूल वगैरह लेने हैं, पैकिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, एंड देन उसके बाद उसकी मार्केटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। हाँ,
यस अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं कि लोगों के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट्स लगाएं जहां लोगों की ट्रेनिंग की जाए, जहां लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट किया जाए, जहां लोग इसकी प्रोडक्शन देख सकें, लोग बता सकें लोगों को कि जी इस तरीके से ये करेंगे तो इसके ये रिजल्ट्स रहेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन साइड में हो, चाहे वो उसकी पोस्ट हार्वेस्ट में हो या उसकी मार्केटिंग वगैरह में हो। तो डेफिनेटली ये हुकूमत को करना चाहिए। हुकूमत को करना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? सो हम तो देखते हैं कि जितनी भी जो हमारी इंडस्ट्री है, हम इसे मैंगो इंडस्ट्री कह रहे हैं, तो ये सारा प्राइवेटली ही है। ये रिसर्च स्टेशंस या यूनिवर्सिटीज़ तो सिर्फ एक लिमिटेड स्केल पे है ना, बट एक्चुअली जो इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जो इस पर लगा रहे हैं, जो इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी है वो तो प्राइवेट फार्मर्स ही हैं। वो अपनी इंडस्ट्री उस पर सारा किए हुए। यस, उसमें फर्टिलाइज़र्स हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें स्प्रेज वगैरह हैं, उसमें आपकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनरी इन्वॉल्व हो रही होती है, वो अपना उसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, जो किसान हैं उनको इस हवाले से कोई ट्रेनिंग कुछ इस तरह की वो दी जा रही है, वर्कशॉप्स कराई जा रही हों कि किसानों को बताया जाए? देखिए, ये यूनिवर्सिटीज़ का और जो रिसर्च स्टेशंस हैं ये उनका मैंडेट होता है। अभी लास्ट वीक भी हम मैंगो रिसर्च स्टेशंस के थ्रू और फार्मर्स के थ्रू हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन ब्लॉग बनाए हुए हैं, जिसको हमने विजिट किया, फार्मर्स की ट्रेनिंग की है। और नेक्स्ट में भी हम लोग अभी अपकमिंग जुलाई में हम इंशाल्लाह मैंगो फेस्टिवल करने जा रहे हैं, जहां लोगों को इकट्ठा किया जाता है, फार्मर्स को भी, प्रोसेसर्स को भी, एक्सपोर्टर्स को भी, इवन एम्बेसडर्स वगैरह लोग वगैरह सारे आते हैं, कस्टमर्स बाहर आते हैं, B2B मीटिंग्स होती हैं, उनको वहाँ ट्रेन किया जाता है। इस तरीके से आपने मैंगो नर्सरी का पौधा बनाना है, इस तरीके से आपने इसको न्यूट्रिशन दे के इससे आपने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेनी है, इस तरीके से आप इसको पैक करेंगे और अच्छी मार्केट करेंगे। आप कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, ये बेसिकली मार्केटिंग स्किल्स है ना, कि आप किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे नीड ऑफ द टाइम को देखते हुए हम ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, वर्कशॉप्स भी करते हैं, फार्मर फील्ड डे भी करते हैं। सही। अच्छा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम पैदा करने में ये निज़ाम मददगार साबित हो सकता है, इसको अडॉप्ट करना चाहिए? जी, ऐसे ही है। हम यही कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल जो भी हमारे पास मैंगो आ रहा है, जो भी पूरे पाकिस्तान से आता है, उसकी 20-25% ऐसी क्वालिटी है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी 70% 75% ऐसी है जो हमारे डोमेस्टिक में जा रहा होता है। और हम अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें से भी सिर्फ हम 7 to 8% ऐसी प्रोड्यूस है मैंगो की जो सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं टोटल प्रोडक्शन से। हम अपने आम का सिर्फ 7 से 8% है जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों की थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़े हाई है, स्टैंडर्ड हाई, उनकी क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हों। आप देखें, हम जितना भी जो लोकल मैंगो हम पकाते हैं, जिसे हम कहते हैं, वो हम पुड़ी से पका रहे हैं, कैल्शियम कार्बाइड है जो कि बैंड है। हम जितनी भी जो हमारी लोकल मार्केट में फ्रूट आ रहा होता है, ये लकड़ी के डब्बों में या पेटी में आ रहा होता है। इंटरनेशनली लकड़ी की जो पेटी है वो बैंड है, वहाँ आपको कार्डबोर्ड बॉक्सेस लेने पड़ते हैं, गत्ते के डब्बे इस्तेमाल करने पड़ते हैं, कैल्शियम कार्बाइड का दूसरा कोई सोर्स यूज़ करना पड़ता है, जिसमें चाइनीज़ साशे हैं, इथाइलिन है, ये यूज़ करते हैं ताकि उसको राइपन किया जाए। जब इस तरह की चीज़ें जब आप लोग करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फिर एक्सपोर्ट भी बढ़ रही होती है। और इसे अच्छा, ये जो 2026 का तनाजुर चल रहा है, ईरान एंड अमेरिका डिस्प्यूट, तो अभी ये जो एक्सपोर्ट हम आम करते हैं आपने बताया, तो उसमें कोई चैलेंजेस आएंगे? डेफिनेटली चैलेंजेस तो देखें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अभी आप देखें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसीज़ थी, ये 1 जून से इन्होंने एक्सपोर्ट स्टार्ट की है हमारी यहाँ, तो आजकल से हमारी शुरू हो गई है। अगर ये बॉर्डर्स ओपन हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी, क्योंकि मोस्टली हमारी जाती है अफगानिस्तान और ईरान के थ्रू है, हमारी बाई एयर शिपमेंट जो है वो हमारा मिडिल ईस्ट हमारा कस्टमर्स है, यूरोप है, वो सारा होता तो इन्हीं के थ्रू है। अगर ये बॉर्डर्स ओपन होते हैं तो डेफिनेटली हमारी मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी होगी। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि इस निज़ाम के तहत जो किसान हैं उनको चैलेंजेस कौन कौन से आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि नर्सरी से हम इसको कहते हैं कि ये जो पौधे होते हैं ये वेल ट्रेंड होते हैं। वेल ट्रेंड इन अ वे कि कौन सी शाखें इसने लेनी है नर्सरी में, और उसको फिर हम कट करते हैं, क्योंकि प्रॉपर इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है, ताकि कल को पौधे जब उसने बड़ा होना होता है, उसने फ्रूट उस पर लगना है, वो अपने आप को संभाल भी सके। तो जितनी भी जो गैर ज़रूरी शाखें होती हैं, जो अनप्रोडक्टिव होती हैं, उसको हमें ट्रेन करना पड़ता है। ऑब्वियसली जब हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ अब नर्सरी की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है एंड फील्ड की रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। फील्ड की कंडीशन भी थोड़ी हार्श होती है। वहाँ आपको टेम्परेचर जो है, आपकी रेनफॉल जो है, आपकी हीट जो है,
आपका पानी जो है, आपका फर्टिलाइज़र, ये सारे वो चैलेंजेस हैं जो ये फेस कर रहे होते हैं। तो इनके अगेंस्ट आप प्रिकॉशनरी मेजर करें या फिर प्रॉपर टाइम पे इन सबको मैनेज करें, तो वो आप लोग के सिस्टम को बचा भी सकता है। कोई भी चीज़, हम ये कहते हैं कि जब भी कुछ नई चीज़ आती है तो अपने साथ बहुत सारे चैलेंजेस लेके आ रही होती है। हमने कहा हमने ये ब्लाइंडली, जब ट्रेनिंग के बाद लोगों ने इसे लगाना शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जब वो चैलेंजेस हैं क्योंकि जी किस शाख को काटना है, किसको नहीं काटना है, कब इसको पानी देना है, कब आपने इसको स्प्रे करना है, कैसे शाखों को मैच्योर करना है, कैसे फ्लावरिंग इससे लेनी है, ये सारे वो चैलेंजेस ही हैं जिनको अभी भी हम फेस कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि ये एंड नहीं हो जाएगा, अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं रिसर्चेबल इश्यूज जिनको हम एड्रेस कर चुके हैं, बट स्टिल प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर रिमेनिंग ना, जिसको हमें एड्रेस करना है। और ये चैलेंजेस आते रहेंगे। मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे लिए, ताकि हम लोग काम करें और अपने प्रोड्यूस को अच्छा बना सकें। उसको अच्छा करें। अच्छा, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के आम के शोबे पर इस सिस्टम के क्या असरात आ सकते हैं? देखिए, हम ये कहते हैं कि जो एरिया हमारा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, ये वही एरिया है जब पार्टीशन से अब तक, बट पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए हमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़, ऐसी मेजर्स लेनी पड़ती हैं ताकि हम अपने जो एरिया की है, अपनी पर यूनिट यील्ड है या प्रोडक्टिविटी है, उसको हम लोग बढ़ा सकें। एंड दीज आर द टेक्निक्स जो दुनिया इस्तेमाल कर रही है ताकि अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सके, इतनी पॉपुलेशन को फीड कर सके। तो दिस इज़ नीड ऑफ द टाइम, ज़रूरत है ये, जिससे आप अपनी पॉपुलेशन को भी फीड करेंगे और डेफिनेटली फिर आप रिटर्न्स, इनकम, एक्सपोर्ट, वो सारा वो भी बढ़ा सकते हैं। वो भी बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर काशिफ रज़ाक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम बात कर रहे थे स्मॉल ट्री सिस्टम के ऊपर, अभी दोबारा ई कॉमर्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, जो डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत है वो आज के दौर में इतनी ज़्यादा बढ़ती क्यों जा रही है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। क्योंकि आजकल का दौर है ही डिजिटल का दौर। आप देखें, हर एक छोटे बच्चे के पास भी एंड्रॉयड फ़ोन और सब चीज़ें हैं। हम लोग जो सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन का दौर आ रहा है, एआई हर जगह पे आ गया है। आप देखें, मेटा के साथ एआई अटैच हो गया है, इंस्टाग्राम ने मेटा को जगह दे दी है, व्हाट्सएप में मेटा ऐड ऑन हो गया है। तो हर चीज़ पे डिजिटल का दौर आ चुका हुआ है। अब एक हमारे दौर में हम लोग 9th 10th की क्लासेस में अगर कोई टीचर हमें कोई एक छोटी सी असाइनमेंट देता था तो हम दिन रात उसको किताबों के अंदर ढूंढ रहे होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास उस टाइम पे गूगल होता था। अब आज का बच्चा वो असाइनमेंट उठा कर गूगल चैट जीपीटी पे डालता है, उसको उसका आंसर्स मिल जाते हैं। तो आजकल का दौर है ही एआई का, तो इस वजह से एआई के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्रिएटिविटी कहीं कम नहीं होती जा रही, एआई के इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ गया। क्रिएटिविटी आप इसको कम भी कह सकते हैं और दूसरी तरह आप इसको ये कह सकते हैं क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एआई के थ्रू आप देखिए हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल गए हैं। वो सारे ऑप्शंस, वो सारी चैलेंजेस वो हमें इतनी ज़्यादा मिल गई हैं कि कहीं ना कहीं जो उसको सही इस्तेमाल करने वाले बंदे हैं वो उससे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप इसको ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हम उसमें अपनी जो असाइनमेंट्स के तौर पे जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हम ज़रूर इसको कह सकते हैं कि एक तरह से बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और उन चीज़ों को उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर रहे जिस तरह हम लोग करते थे एक्सप्लोर, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों को फ़ायदा दे रही हैं। वो बच्चा वही टाइम अपना सेव करके किसी और अपनी एक्टिविटी में वो टाइम दे रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो उस एक्टिविटी का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उस एक्टिविटी को एक प्लस पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इस पर एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इस फील्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं और वो अपना वही फ्री टाइम निकाल के इस ऑनलाइन बिजनेस में दे रहे हैं। अब एक ऑनलाइन बच्चा जो कि 14 to 15 ईयर्स का है, वो अपना मैट्रिक ख़त्म होने से पहले वो 1 लाख की फिगर को टच करके अपनी मंथली इनकम जनरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो जो डिजिटल दौर है वो इन बच्चों को फ़ायदा भी दे रहा है कि वो अपने एक्सपेंस खुद बेयर कर सकें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकें और बहुत सारी चीज़ों में उनको हेल्प आउट कर सकें। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि एक कोई भी अगर बिज़नेस स्टार्ट होता है तो हमेशा जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाला होता है उसकी मेन इंटरेस्ट यही होता है कि इन्वेस्टमेंट कम लगे। तो कम सरमाए में ऑनलाइन कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है? ये तो बहुत एक अच्छी चीज़ हो गई है हमारे ऑनलाइन काम में। लाजमी नहीं होता है कि आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। इसमें ये चीज़ होती है कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाएं। लाइक आप में इसमें डिफरेंट सर्विसेज हैं। आप प्रोडक्ट एडिटिंग की सर्विसेज देने लग जाएं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देने लग जाएं, ऑनलाइन ट्यूशन्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अब तो ऐसी आ चुकी हैं जिसमें आप लाइक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं।
मेरे से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ऑनलाइन काम करने से पहले हमें एक बहुत महंगा लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी बहुत इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक नॉर्मल सा लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आपका एक अच्छा इंटरनेट चलता हो। आप अगर ऑनलाइन ट्यूशन्स की तरफ जा रहे हैं तो आपका एक अच्छा वीडियो कैम हो, उसमें आप अच्छे से मीटिंग्स कर सकते हो, क्लासेस दे सकते हो। आपका मैसेज लोगों तक पहुँच जाना चाहिए। वो बेशक आप लैपटॉप के ज़रिए पहुँचाएँ या आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहुँचाएँ। तो मेरे ख्याल से इसमें सच कोई इतने ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ में रहते हैं, उनके पास सरमाए बिल्कुल भी नहीं होते, तो वो कोई ना कोई स्किल सीख के उसके अंदर उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाते हैं। और मैं जहाँ तक इस चीज़ को समझती हूँ, आप ऑन बिजनेस बिजनेस माइंड हर किसी का होता है, बिजनेसेस करने चाहिए, लेकिन जिनके पास सरमाया नहीं है, उनके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ख़वातीन के लिए ई कॉमर्स के कौन से जो शोबे हैं वो ज़्यादा मुनाफा बख्श हैं? ख़वातीन के लिए मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन का हर शोबा ही मुनाफा बख्श है, क्योंकि उसमें उसको ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं देना पड़ रहा। वो अपनी मर्ज़ी का उसमें टाइम देख सकती हैं, अपनी मर्ज़ी के टाइम पे वो सब चीज़ें कर सकती हैं, घर बैठे कर सकती हैं, उनको ऐसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी सर्विसेज हो जाए, ऑनलाइन ट्यूशन्स की हो जाए, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है तब से ऑनलाइन ट्यूशन्स की इतनी एजेंसीज बन गई हैं, तो वो ऑनलाइन ट्यूशन्स पे अपना कंफर्टेबल टाइम जोन सेलेक्ट कर सकती हैं। बेशक वो मॉर्निंग की क्लासेस में, अपने ऑनलाइन स्कूल्स इतने आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ इतने आ गए हैं, जहाँ पे लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा दे रहे हैं, और एक बहुत अच्छी तादाद में वहाँ पे स्कूलिंग सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन टीचर्स भी हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं, एक प्रॉपर वे में उनको मैनेज किया जाता है। तो अब किसी को अगर मॉर्निंग टाइम सूट कर रहा है वो मॉर्निंग में कर सकता है, किसी को इवनिंग टाइम सूट कर रहा है वो इवनिंग में कर सकता है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ सूट करती है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, आप वो बिज़नेस स्टार्ट कर लें। सही। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो घर बैठे लोग या ख़वातीन जो हैं वो ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, तो उनको किन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? मेन बुनियादी ज़रूरत एक अच्छा इंटरनेट और एक अच्छा लैपटॉप, बस। इसके अलावा और कोई बुनियादी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कहें कि हमें इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे, इतने पैसे हों तो हम इन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो ज़्यादा ट्रेंड क्या पाया जा रहा है? ज़्यादा ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ ख़वातीन आ रही हैं या बॉयज़ ज़्यादा आ रहे हैं? ऑनलाइन वुमेन ज़्यादा आ रही हैं, क्योंकि अच्छा। उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। अब जाके हुआ है ऐसे कि ज़्यादातर मेल्स भी हैं, वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। पहले तो दौर में ये समझा जाता था लड़का क्या कमाता है, किस जगह जॉब करता है। अब जाके ये ट्रेंड हो गया है, क्योंकि बहुत सारे टाइम में ऐसा था कि अगर लड़का ऑनलाइन काम कर रहा है तो उसकी शादी में बहुत मसाइल आते थे कि वो ऑनलाइन काम है, किसी को समझ नहीं आ रही, लड़की के पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा है कि वो ऑनलाइन क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन आजकल के दौर में अब ऑनलाइन लड़का अपनी प्रॉपर एक चीज़ को प्रॉपर वे में लेके चले, एजेंसीज को मैनेज करे, तो उसके भी अच्छा समझ आ जाता है। वरना पहले ये चीज़ें सिर्फ ऑनलाइन था कि ये वुमेन्स की हद तक हैं, औरतें काम कर रही हैं अपना, मतलब लाइक पार्ट टाइम इसको समझ रहे थे। अब ये पार्ट टाइम नहीं रहा। अच्छा, तो आप नोटिस किया है कि ये ट्रेंड बदला है? बिल्कुल ये ट्रेंड बदला है। पहले लड़कों के लिए चीज़ बहुत मुश्किल थी कि अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं उनको कुछ समझा ही नहीं चाह रहा वो जितना मर्जी कुछ अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब जाके ये चीज़ बहुत अच्छे से मतलब ट्रेंड में आ चुकी हुई है कि लड़के भी ऑनलाइन काम कर सकते हैं। अच्छा, चलें, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि सोसाइटी में ये एक्सेप्टेंस भी आ रही है कि बॉयज़ के लिए। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की जो तमाम ऐप्स हैं, इनमें से कारोबार के लिए कौन सा जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? अच्छा, ये चीज़ ना डिपेंड कर रही है कि आपका बिज़नेस मॉडल क्या है। अगर वो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ देखा जाए तो वो टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में ज़्यादा आता है। अगर आप वीडियो एडिटिंग या वीडियोस में जाएं तो फिर वो टिकटॉक में ज़्यादा आ जाता है। अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग में जाएं तो वो फेसबुक थोड़ा सा ज़्यादा रिकमेंड होता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि फेसबुक की एड्स जो हैं वो एज़ कम्पेरेबल टू इंस्टाग्राम और टिकटॉक बहुत चीप है। तो इस वजह से मतलब टोटली डिपेंड्स कि आपका बिज़नेस मॉडल कौन सा है, फिर उसके हिसाब से हम लोग जो भी प्लेटफॉर्म है वो चूज़ करते हैं कि वो हमने किस प्लेटफॉर्म की तरफ जाना है। ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो ख़वातीन हैं अपनी ज़ाती ब्रांडिंग को कैसे बेहतर बना सकती हैं? मैंने पहले कहा था कि अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मैटर करती है फॉर श्योर, क्योंकि जिस चीज़ को आप सेल आउट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। बट द थिंग इज आप उस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, उसकी वीडियो एडिटिंग कैसी है, उसकी पिक्चर्स आपने कैसी ली हुई हैं, उसके लिए आपने क्या मॉडल का क्या बैकग्राउंड क्या सब चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी प्रोडक्ट सेलिंग में, आपकी ब्रांडिंग में बहुत मैटर करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लाइक हमारा ये मानना है ऑनलाइन फील्ड में कि अगर लेट्स सपोज कि आपने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो 1 लाख में से आपका 40,000 to 50,000 ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी ब्रांडिंग पर लगाएं। आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें फॉर श्योर इट टेक कॉस्ट और सब चीज़ें,
लेकिन आपकी ब्रांडिंग में उससे 40% to 50% अमाउंट लगनी चाहिए ताकि आपका ब्रांड स्केल कर सके। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक वो पहुंचेगा उतनी आपकी ब्रांडिंग होगी, उतने ज़्यादा लोगों तक आपकी प्रोडक्ट्स पहुंचेंगी और फिर आप उसको सेलिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन में क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचानी है घर बैठ के, तो उसमें मेन चीज़ ही आपका किरदार, पिक्चर्स और आपकी वीडियो एडिटिंग कर रही है। वीडियो एडिटिंग करिए। नाज़रीन, अभी हम जाते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले हम ई कॉमर्स के ऊपर बात कर रहे थे, आयशा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा आयशा, एक ये भी बड़ा इशू होता है कि जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ट्रस्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहीं ना कहीं नज़र आता है कि ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी लोगों में है, क्योंकि लोग चीज़ कुछ मंगवाते हैं तो वो निकल कुछ आती है। और मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अभी मैंने ऑनलाइन बाय करना ही छोड़ दिए। लेकिन अच्छा ये भी होता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक अच्छे वेल नोन ब्रांड से मंगवाते हैं वो चीज़ तो वैसे आ जाती है। जो छोटे बिजनेस स्टार्ट हुए होते हैं उनका कंफर्म नहीं हो रहा होता कि ये बेहतर हैं या नहीं है, इनसे चीज़ ली जाए या नहीं ली जाए। अब इसमें यही चीज़ डिपेंड कर रही होती है ना कि आप उसमें प्रोडक्ट्स की रेटिंग और रिव्यूज़ चेक करते हैं। आपके जितने अच्छे उसमें रिव्यूज़ हैं, जितनी अच्छी रेटिंग्स हैं, देन आप उस प्रोडक्ट को परचेज करें। ऑनलाइन में बिल्कुल इस तरह के स्कैम्स हैं कि आप मंगवाएं कुछ, दिखाते कुछ और बेचते कुछ है। उसमें ये चीज़ होती है कि आपकी ब्रांडिंग ज़्यादा अच्छी हो गई होती है और वो लोग प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते हैं। और प्रोडक्ट क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती तो वो कस्टमर एक दफ़ा पैसे ज़ाया करेगा लेकिन उसके बाद नहीं करेगा। एक चीज़ और आती है जो कि अभी मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन में। आयशा, मैं आपको कट कर रही हूँ, साथ में ये भी मैं एक सवाल ऐड कर देती हूँ। रिव्यूज़ का आपने जिक्र किया तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं ये पेड रिव्यूज़ होते हैं। तो कुछ श्योर पेड रिव्यूज़ होते हैं। जब आप ब्रांडिंग करवा रहे हैं तो आप लोग अपनी ब्रांडिंग इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करवा रहे हैं। आपने कोई मॉडल हायर की है, आप उसको पे कर रहे हैं और वो सब काम करके दे रही है। तो जब आप किसी को पे कर रहे हैं तो फॉर श्योर वो आपके बारे में नेगेटिव कमेंट्स तो कभी भी नहीं करेगा। आप उसको पे ही एक पॉजिटिव कमेंट्स के लिए कर रहे हो। लेकिन वो पॉजिटिव कमेंट्स भी आप कितने की ले लोगे? लाइक आप उसको 10, 50, 100, इससे ज़्यादा आपके पास पेड कमेंट्स नहीं आ सकते हैं। और उतने टाइम में आपके पास एक जेनेरिक ऑर्डर से मुराद के नॉर्मल कस्टमर्स के आपके पास ऑर्डर्स आने लग जाते हैं और उनके आपको रिव्यूज से पता चल जाता है। जहाँ पे अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो वहाँ पे 100% पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। अगर प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी है तो अगर आपके पास 2 भी नेगेटिव फीडबैक हैं, इट मीन्स के प्रोडक्ट में कुछ खराबी है। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल से हमारी जनरेशन में है भी सही कि कुछ लोग परचेज करने से पहले उसकी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ देखते हैं। अब बहुत अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया होता है कि जिस तरह प्रोडक्ट की पिक्चर है उस तरह के सेम कलर्स नहीं आएंगे, कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं। तो ये जो लोकल ब्रांड्स हैं ये इतना से एक सेंटेंस पे लिखने में इनको मसला आ रहा होता है कि हमारी प्रोडक्ट में चीज़ें ख़राब ना हो जाए। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं, क्योंकि वो अपने जो माइनर पॉइंट्स हैं उनको खुद ही वहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये ख़वातीन के लिए जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स है इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इसमें? बेसिकली फ्रीलांसर इज़ कि आप वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और आपको आपके टास्क का पे किया जा रहा है। एंड ई कॉमर्स इज़ कि आप का अपना बिजनेस है, आप वहाँ पर प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हो और फिर उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जिस तरह ये टिकटॉक में एड्स के थ्रू होता है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़ॉन और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं फिर ई कॉमर्स में तो। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो ऑनलाइन अदायगियों के जदीद तरीके ख़वातीन के कारोबार को कैसे आसान बना सकते हैं? इसमें तो आसान बनाने का सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग जिस तरह लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को, आजकल इन्फ्लुएंसर्स का बहुत अच्छा दौर है, बहुत सारे लोग हैं जो कि पेड टास्क लेके आपकी वो वीडियोस और सब चीज़ें वगैरह पोस्ट करते हैं। तो आप कोई भी अगर न्यू ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को जिसके अच्छे व्यूज़ हैं, अच्छे उसकी रिस्पॉन्स रेट है, आप वहाँ पे उसको टच करो, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, वो आपके प्रोडक्ट पे अच्छा फीडबैक, अच्छा रिव्यू देके आपकी तरफ अपने जितने सारे कस्टमर्स हैं वो आपकी तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये एक बहुत मेन रोल है जो आपके प्रोडक्ट सेलिंग में, आपकी कोई भी अगर न्यू स्टार्टअप है उसको बूस्टअप करने में दे रहा है। मतलब बहुत सारे ऐसे, जिस तरह मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स है, हेयर ग्रोथ ऑयल्स के बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स बन चुके हैं। तो उन सब इन्फ्लुएंसर्स का यही है कि वो आपस में प्रोडक्ट्स को सर्कुलेट करें। बेशक वो पेड टास्क होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो रही होती है। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो एआई है, एआई का तो जिक्र किया ही है, एआई को इग्नोर नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में तो ख़ासकर। तो क्या ये ख़वातीन के कारोबार में क्या तब्दीली क्या लेके आ रही है? एआई से हमें बहुत सारे डिफरेंट आइडियाज़ मिल रहे हैं, हमारी ट्रेंडिंग चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं
हमें कस्टमर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारे सामने आ रहा है कि आजकल की जनरेशन में, क्योंकि ऑनलाइन का जो दौर है वो है ही न्यू जनरेशन के लिए। क्योंकि अगर हम देखा जाए हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वो तो इस ऑनलाइन वाली चीज़ को अभी तक उनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये अगर चीज़ न्यू जनरेशन में आ रही है तो न्यू जनरेशन के माइंडसेट को एआई ही रीड आउट कर रहा है। एआई ही हमें बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने अपनी ब्रांडिंग में लेके आना है, कौन से ट्रेंड्स को वो फॉलो कर रहे हैं, कौन से कलर्स ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कौन से डिज़ाइंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो एआई तो हर चीज़ को देख रहा है, एआई ब्रांडिंग को भी देख रहा है, एआई कस्टमर्स को भी देख रहा है। तो एआई हमें, अगर हम ब्रांडिंग की तरफ जाए तो हमें ब्रांडिंग के लिहाज से अच्छा गाइड कर रहा है, और अगर हम एज अ कस्टमर एआई के पास जाएँ तो कस्टमर उसको भी गाइड कर रहा है। अच्छा आयशा, ये भी बताएं, इसको कैसे देखती हैं कि आने वाले दौर में एआई क्या नौकरियां पैदा कर रहा है या इंसानों को रिप्लेस कर रहा है, नौकरियां ख़त्म कर रहा है? नहीं, वो नौकरियां पैदा कर रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एआई के थ्रू लोग घर बैठे कर रहे हैं। वो अगर बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो कहते थे कि हमारा अपना बिजनेस हो, हम लोगों ने बाहर जाके नौकरियां नहीं करना, तो एआई उन चीज़ों को रिप्लेस कर रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि एआई पकड़ के नौकरियां ही बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। जहाँ पे एआई काफ़ी सारी एजेंसीज को फैसिलिटीज़ दे रहा है, मतलब उनके वहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कम कर रहा है, तो एआई नंबर ऑफ़ जॉब्स और नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा कर रहा है। जिस तरह नॉर्मल हमारी बाहर की एजेंसीज होती हैं, उनको पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, पर वीक वो पे कर रहे होते हैं, पर और पे कर रहे होते हैं, तो एआई उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से लोगों तक लेके आ रहा है। उन लोगों के अंदर जो घर बैठे, मतलब नॉर्मल अगर हम देखा जाए हमारी यहाँ पे सोसाइटी में ये चीज़ें कभी भी नहीं सिखाई जाती कि आप एक बाहर की एजेंसी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप बाहर की एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें एआई हमें बता रहा है, एआई हमें दिखा रहा है, एआई हमें उनके प्रॉपर पैटर्न्स बता रहा है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि हम यहाँ पे पाकिस्तान बैठे हुए कभी भी किसी बाहर के बंदे की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझ सकते हैं, तो एआई वो वाहिद जरिए उन सब चीज़ों को समझ लेना। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि एआई जो ख़वातीन डिजिटल मार्केटिंग में टूल्स हैं उनसे कैसे फ़ायदा ले सकती हैं? टूल्स तो बहुत सारे हैं और फ़ायदा लेने के भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं। फिर उसमें डिपेंड करता है कि आपके सर्विसेज क्या हैं, आप किस चीज़ के थ्रू उसको लेना चाह रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट को एड्स के थ्रू भी रन करते हैं तो एआई में उसमें एड्स के डिफरेंट स्टेप्स हैं। आप एक नॉर्मल चीज़ भी एआई से पूछें तो आपको वो स्टेप वाइज ही सब चीज़ों पर गाइड कर देगा। आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या किस चीज़ की तरफ आप जाना चाहते हैं, आप एआई को वो चीज़ बताएं, एआई आपको उससे रेलिवेंट ऑप्शंस दे देगा। वो फिर डिफरेंट चीज़ों के हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा आयशा, ये भी बताएं थोड़ा सा कि आने वाले 5 सालों में एआई जो है और दूसरा ख़वातीन जो हैं वो ई कॉमर्स के बिज़नेस को आप कहाँ पे देखती हैं? मेरे ख्याल से कि हम लोग ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन पर फोकस कर रहे हैं, और ऑनलाइन ही एक चीज़ है जो बहुत अच्छी चलती हुई हमें नज़र आ रही है। जिस तरह अभी हमने पहले बात की कि जो एआई है वो बहुत सारी जॉब्स को है वो रिप्लेस कर रहा है। बहुत सारी ऑफिसेज ऐसे हैं जिन पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एआई की वजह से कम हो रहे हैं। तो अगर वो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो एआई की वजह से कम हो रहे हैं, वो यहाँ पे ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसमें सबसे मेन जो किरदार है वो है ही फीमेल्स का, क्योंकि फीमेल्स जो बाहर निकलने में थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, उनको परमिशंस नहीं होती हैं हस्बैंड्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, तो वो ऑनलाइन वाली चीज़ की तरफ आके बहुत अच्छे से इनको परफॉर्म कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैट्रिक के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, उनको जैसे ही उनके पेपर्स ख़त्म होते हैं वो ऑनलाइन वाली चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ऑनलाइन में भी कोई एक स्किल नहीं है जिस पे हम किसी को बाउंड कर दें कि आपने बस यही करना है। इसमें भी डिफरेंट 100+ स्किल्स हैं जिस पे आप मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, तो कोई जो ख़वातीन बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं या नहीं किया किसी ने, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को, कुछ गाइड करना चाहेंगी? अगर किसी को शौक है तो वो फॉर श्योर कर सकता है। और बिज़नेस मॉडल में आपको डिस्कस करने के लिए, आपका जो माइंडसेट रीड आउट करने के लिए, उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही आता है कि आपकी जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आप सब चीज़ें करके एक इस टाइम पे तो बेस्ट मशवरा जो दे रहा है वो चैट एआई ही दे रहा है। आप एआई के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो, आप उससे एक अच्छा गाइडलाइन ले सकते हो। उसके बाद फिर डिफरेंट एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको गाइड कर रही हैं प्रॉपर इस वे में, प्रॉपर वो डिफरेंट स्किल्स सिखा भी रही हैं और आपको आगे सब चीज़ें बता भी रही हैं। तो आप उनसे जाके एक प्रॉपर अच्छी गाइडेंस ले सकते हो अगर किसी को थोड़ा सा भी है। क्योंकि मैंने अपने इस फील्ड में ऐसी बहुत सारी औरतें देखी हैं, लाइक उनके बच्चे हैं वो 40+ एज की हो गई हैं और उन्होंने 40+ एज में आके इस सब चीज़ों को स्टार्ट किया, वो बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को परफॉर्म कर रही हैं। उनके पास फिर ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि हमारा घर है, हम कैसे इस टाइम को मैनेज करें।
बहुत अच्छे से सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। शुरू में इट टेक्स टाइम, लेकिन बाद में आप उसको अपने टाइम के मुताबिक सब चीज़ों को लेके चल सकते हो। अपने टाइम के मुताबिक सब चीज़ों को लेके चल सकते हैं। अच्छा, कोई हुकूमती सतह पर भी नज़र आ रहे हैं इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अब तो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोर्सेज चल पड़े हैं जो आईटी से रेलिवेंट हैं, वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये सारे ऑनलाइन स्किल्स हैं जिनको आप आगे सेल आउट कर सकते हो, आगे सर्विसेज इनकी प्रोवाइड कर सकते हो। टास्क बेस के सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये तो सारे अब गवर्नमेंट की तरफ से भी इशू हो चुके हैं। ठीक है आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। तो आज जो मैंने आज खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, ये सफ़िया खानम की जानिब से मेरी तरफ आया था। आप भी इनकी आउटलेट को विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लाइट कलर्स इनके पास मौजूद हैं और डार्क कलर भी हैं। तो अभी अपनी होस्ट युसरा बलोच को रोही एट 10 से दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।